कोई सॉरी, हाँ ठीक है, स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। ये क्या है जी? इसका मतलब ये है कि भाई किसी बंदे ने ना पहले कोई बात बोली है, चाहे कोर्ट में बोली हो, कोर्ट के बाहर बोली हो, कोई भी बात बोली हो, उसने कोई बयान दी है। अब दोबारा बोल रहा हूं, लॉ का सिंपल सा कंसेप्ट है, स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है सिर्फ बोली हुई बात, चाहे उसने बोली थी बात, कहीं पर उसने वो बात लिखी थी, चाहे उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ओरली राइटिंग के अंदर, चाहे तो इलेक्ट्रॉनिकली, कोई भी सिचुएशन में हो, उस बंदे ने कोई बात बोली थी, या तो मान लो कोर्ट के अंदर बोली थी या फिर कोर्ट के बाहर बोली थी, कुछ ऐसा सिचुएशन थी, और अब वो बंदा मर चुका है। मैंने मरने वाला एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि यहां पर वो क्या बोल रहा है, ही कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। सिर्फ मरने का सिचुएशन नहीं, अब वो मर गया, मिल नहीं रहा, कैन नॉट बी फाउंड, उसकी जो इनकेपेबल हो गया, वो मान लीजिए बीमार हो गया, गूंगा हो गया, अपाइज हो गया ऑफ गिविंग एविडेंस, या फिर अब अगर उसको कोर्ट में बुलाया जाए तो इट वुड बी कॉस्टली या फिर अनरीजनेबल, कुछ भी ऐसा बोल दो कि भाई कोर्ट को लगता है कि यार उस बंदे ने पहले कोई बात बोली थी, चाहे तो कोर्ट में या कोर्ट के बाहर, और अब वो मर गया, अब वो एविडेंस दे नहीं सकता, क्यों? गूंगा हो गया, बीमार हो गया, बोलने लायक ही नहीं रहा, पैरालिसिस हो गया, या फिर अब वो मिल ही नहीं रहा, या फिर अब कोर्ट को लगता है कि यार उसको अपने बुलाएंगे, फालतू का खर्चा होगा कोर्ट का भी, क्योंकि कॉस्ट देना पड़ता है जब भी विटनेस को बुलाते हैं, ऐसा कुछ होगा, या फिर वो आएगा तो प्रोसीडिंग को डिले करेगा, और कोई इतना इंपॉर्टेंट कुछ उसकी गवाही है नहीं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है, 26 27 किस बारे में बात करता है, सॉरी, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब स्टेटमेंट बाय पर्सन, किसी ऐसे बंदे द्वारा कोई बात बोली गई है जिसको अब एज ए विटनेस नहीं बुलाया जा सकता। सिचुएशन या फिर ऐसी कौन सी स्थिति है जिनके अंदर किसी बंदे ने कोई बात बोली थी, चाहे कोर्ट के अंदर चाहे कोर्ट के बाहर, बोली मतलब बोली हुई, लिखी हुई, कैसी भी कोई बात थी, अब उसको एज ए विटनेस बुलाया नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि वो मर गया, क्योंकि वो इनकेपेबल हो गया है, ये सब। क्वेश्चन क्या बनता है, 26 27 किस बारे में बात करता है, स्टेटमेंट गिवन बाय अ पर्सन हु इज डेड, हु इज कैन नॉट बी फाउंड, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, उस बंदे द्वारा बोली गई बातें कब रेलेवेंट होती हैं, कब रेलेवेंट होती हैं। एक चीज जनरली हम क्या बोलते हैं, हमने लास्ट क्लास एडमिशन किया था, जनरली हम क्या बोलते हैं कि बात अगर आपके खिलाफ है तभी रेलेवेंट होगी, यहां ऐसा कुछ नहीं है, चाहे स्टेटमेंट फेवर में हो चाहे स्टेटमेंट अगेंस्ट में हो, कुछ भी हो, हमको कोई लेना देना नहीं, दोनों में से कुछ भी हो। तो ध्यान रखना, सेक्शन 26 सेक्शन 27 दो सेक्शन हम पढ़ेंगे जो कब लगते हैं कि भाई ऐसे किसी बंदे द्वारा कोई बात बोली गई है जो अब एज ए विटनेस आने के लिए कैपेबल नहीं है, वो आ ही नहीं सकता, कोई भी सिचुएशन है, दैट इज 26 एंड 27। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो बनता है, सेक्शन 26 27 कब लगता है, तो हम बोलते हैं कि भाई वो तब लगता है जब कोई पर्सन एज ए विटनेस आने के लिए इनकेपेबल है, और कब है इनकेपेबल, वो मर चुका है, ही डाइड, he became incapable of giving evidence, cannot be found, वो मिल नहीं सकता, he died incapable of giving evidence, cannot be found, died हो गया, incapable हो गया, cannot be found, unreasonable delay, कोर्ट को लगता है कि अब अगर उसको विटनेस के तौर पर बुलाएंगे तो वो डिले कर देगा प्रोसीडिंग को, कोस्ट, ठीक है, ये कुछ एक सिचुएशन है। तो ध्यान देना, एक और है सिचुएशन, kept out of way by adverse party। तो अब सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लो 26 और 27 की, कि 26 27 कब लगता है कि स्टेटमेंट बाय पर्सन जिसको एज ए विटनेस बुलाना अब कैपेबल, मतलब विटनेस बुलाना इज नॉट, ये बोल दो इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल जैसा कुछ बोल दो, या डिफिकल्ट बोल दो, उस बंदे द्वारा बोली गई बातें कब केस में रेलेवेंट होती हैं, और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है, 1 2 3 4 5 6, ये जो पहली 5 हैं
ये तो सेक्शन 26 को ही लगती हैं, और जो 6 की 6 जितनी भी है, सॉरी हाँ 6, ये जो 6 की 6 बातें हैं ये सेक्शन 27 को, मतलब कि 26 में ये वाला पॉइंट नहीं लगता। कोई भी डाउट कुछ भी, कोई भी डाउट कुछ भी। सेक्शन 26 27 किस बारे में बात करते हैं कि भाई स्टेटमेंट बाय पर्सन जो अब विटनेस के तौर पर आने के लिए, मतलब उसका आना इम्पॉसिबल है या फिर डिफिकल्ट है, उसके द्वारा बोली गई बातें कब केस के अंदर रेलेवेंट मानी जाएंगी। और ऐसा कब होता है, जब विटनेस मर गया, इनकेपेबल हो गया। तो आपसे एक तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 26 27 कब लगता है, स्टेटमेंट बाय पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ बिकमिंग ए विटनेस। और 26 27 किन सिचुएशंस में लगता है, तो ये 6 सिचुएशन है, ध्यान रख लेना, जिसमें से पहली 5 सिचुएशन में 26 लगता है और 27 6 की 6 सिचुएशन में लगता है। कोई भी डाउट कुछ भी, कोई भी डाउट किसी भी तरह का कुछ भी। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 27 पे। अब ध्यान देना, जो सेक्शन 27 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो सेक्शन 32 है इंडियन एविडेंस एक्ट का। क्या है वो, 32 है। सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करूंगा ना। ऑपोजिट पार्टी, एडवर्स मतलब ऑपोजिट पार्टी, ठीक है। तो जो सेक्शन 26 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो सेक्शन 32 है इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है। अब ध्यान देना, सेक्शन 26 कब लगता है, सिंपल, कि भैया वो जो पर्सन है वो एज ए विटनेस कोर्ट में नहीं आ सकता। सेक्शन 26 या सेक्शन 32 कब लगता है, कि जो पर्सन है ना वो एज ए विटनेस नहीं आ सकता। तब उस पर्सन द्वारा बोली गई कोई भी बात, स्टेटमेंट, बात मतलब स्टेटमेंट, अच्छा ये बात चाहे तो वर्बल हो चाहे रिटन हो, वर्बल रिटन नॉन वर्बल कुछ भी बोल दो, उस बंदे द्वारा बोली गई कोई भी बात कब रेलेवेंट होगी, सेक्शन 26 बताता है। अब ध्यान देना, हम अब इसमें सिचुएशन पढ़ेंगे कब कब ऐसा होता है, ठीक है। सेक्शन 26 में जब सिचुएशन चलती है ना, अब हम इसमें पहले सिचुएशन की ट्रिक बता देता हूं। DBI RR F13 मोर, ये क्या है जी, टोटल 8 सिचुएशन है, याद रखना, कुछ पूछा जाता है। सेक्शन 26 में कितनी सिचुएशन है, 8। सेक्शन 32 में कितनी है, 8। डी डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन। बी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या है, कोर्स ऑफ बिजनेस। आई अगेंस्ट इंटरेस्ट, ये सारी अपने इन डिटेल बात करेंगे अभी, बस ट्रिक कैसे याद रखनी है ये ध्यान रखना। आर राइट और कस्टम, आर रिलेशनशिप, एफ फैमिली विल, 13 अब वाले में चलो 13 याद रख लेना, ठीक है। चलो 11 याद रख लो, BS से पढ़ रहे हैं ना अपने, इसको 11 कर दो। 11 डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 11 ऑफ BSA मोर सेवरल पर्सन्स। अब ध्यान देना, ठीक है, अब ध्यान देना, ठीक है। अब ध्यान देना, कैसे याद करोगे, 8 सिचुएशन है, कैसे याद करोगे, 8 सिचुएशन है, कैसे याद करोगे, DBI RR F13 मोर, DBI RR F13 मोर, ये क्या है जी, डी से डाइंग डिक्लेरेशन। क्या होता है, बेसिक सा समझ लो, कि भाई कोई बंदा था, उसने कोई बात बोली और बाद में वो मर गया, अब वो कोर्ट में तो आ नहीं सकता, उसके द्वारा बोली गई बात। बी मतलब कोर्स ऑफ बिजनेस, बी मतलब बिजनेस, बिजनेस का सिंपल सा मतलब होता है, कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है वो चीजें जो रोज होती हैं, वो चीजें जो रोज होती हैं, कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो रोज होंगी। भाई मान लो मैं यहाँ आता हूँ, रोज एंट्री करता हूँ, रोज अटेंडेंस लगाता हूँ, वो कोर्स ऑफ बिजनेस हो जाए, डेली की ट्रांजेक्शन। जैसे सरकारी ऑफिसर है, वो इन ड्यूटी जो भी चीजें करता है, कोई भी लेटर है उसके ऊपर डेट लिखा जाता है, वो क्या होती ही होती हैं चीजें। तो वो चीज चाहे किसी के फेवर में हो चाहे किसी के खिलाफ हो, मैटर नहीं करती। आई ऐसी कोई भी बात जो उसके खिलाफ हो, बोलने वाले के खिलाफ हो, और अब वो मर गया, कुछ भी हो गया, इनकेपेबल हो गया, वो नहीं आ सकता।
आर राइट और कस्टम, ये क्या है? जब, अब यहां से ध्यान रखना, ये तीन तो आप ऐसे पढ़ोगे डाइंग डिक्लेरेशन कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान अगेंस्ट इंटरेस्ट हो तो, ये आप कैसे पढ़ोगे? अगर राइट या कस्टम क्वेश्चन में है तो केस के अंदर ये मामला उठता है कि राइट या कस्टम है या नहीं है। केस में क्या मामला उठता है? राइट या कस्टम है या नहीं है। फिर किसके द्वारा बोली गई बात रेलेवेंट होगी? केस में अगर रिलेशनशिप का मामला है, दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप, ब्लड मैरिज एडॉप्शन की, बच्चा है या नहीं, पति पत्नी है या नहीं, ऐसा कुछ। फैमिली विल, वसीयत होती है ना, उसमें लिखी गई बातें कब रेलेवेंट होती हैं? क्योंकि ऑब्वियस है, वसीयत लिखने वाला क्या होता है? वो तो मर चुका होता है। सेक्शन 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 11 किस बारे में बात करता है? राइट कस्टम। कोई भी ऐसा कागज आता है जो कितना ही पुराना कागज हो, जो ये बताता है कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले इस ट्राइब का ये कस्टम हुआ करता था। अब कागज लिखने वाला तो नहीं है, पर कागज तो आया। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी राइट या कस्टम को बताता है। सेवरल पर्सन, ये क्या है जी? काफी लोग एक ही चीज पर एक ही बात बोल रहे हैं। मान लीजिए पब्लिक जो है, कोर्ट में कोई क्वेश्चन उठता है और पब्लिक के 20-50 लोग आ जाते हैं जो बोलते हैं हाँ सर ये कब्जे की प्रॉपर्टी है, सभी एक ही बात बोल रहे हैं। तब कोर्ट बोलता है यार काफी लोग एक ही बात बोल रहे हैं, वो क्या है? सेवरल पर्सन। अब ध्यान देना, पहली चीज दोबारा याद करा रहा हूं क्योंकि वो पूछी जाती है। 26, 27 कब लगते हैं? एक ऐसा बंदा जो उसने कोई बात बोली थी या लिखी थी ओरली या राइटिंग के अंदर कोई बात बोली थी, अब वो कोर्ट में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो मर गया, वो इनकेपेबल हो गया। ऐसी कितनी सिचुएशन है? 6 सिचुएशन है टोटल। डेड, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, कैन नॉट बी फाउंड, आपका वो अगर वो कोर्ट में उसको लाया जाएगा तो कॉस्टली, कोर्ट को मतलब कॉस्ट पड़ेगी, या फिर अनरीजनेबल डिले कर देगा। 5, छठा इज केप्ट आउट ऑफ वे बाय एडवर्स पार्टी। छठा कब लगेगा? सेक्शन 27 में। बाकी पहले 5 कब लगेंगे? दोनों में लगेंगे, 26 और 27 में। तो इन सिचुएशन के अंदर उस बंदे द्वारा बोली गई बात, जो एक पर्सन है उसके द्वारा बोली गई बात कब रेलेवेंट होती है? तो सबसे पहले हम उठाते हैं सेक्शन 26। सेक्शन 26 में है 8 सिचुएशन। अब याद रखना, याद कैसे करोगे? देखो, जो सेक्शन 26 में 8 सिचुएशन है वो तो ऐसे है, 26A, 26B, और जो आपका सेक्शन 32 जो एविडेंस एक्ट वाला है ना, उसमें ऐसे है 32(1), 32(2). ये याद रख लेना भैया, पूछेगा वो ऐसे। डाइंग डिक्लेरेशन कितना है? 26(1) है या 26A है? ए। अब क्या हो गया? ABCD। पहले क्या होता था? 32(1), 32(2), 32(3), 32(4), 5, 6, 7, 8। ये सीक्वेंस याद कर लेना, ठीक है? तो सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या है? सेक्शन 32। सेक्शन साक्ष्य अधिनियम में जो है वो है 26A, 26B, 26C। इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या है? 32(1), 32(2), 32(3). ये एक बात हो गई। अब आते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, विच इज डाइंग डिक्लेरेशन। अब आ जाइए, डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? विच इज सेक्शन 26A ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 32(1) ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आते हैं अपनी चीज के ऊपर, डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन के लिए सिंपल सी बात ध्यान रखना, मरता हुआ आदमी जो भी बात बोल के जाता है वो डाइंग डिक्लेरेशन है? नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी था, वो मर रहा था, मरते उमरते जो भी बोल गया वो डाइंग डिक्लेरेशन। नहीं सर, कानून उसको डाइंग डिक्लेरेशन नहीं बोलता। कानून कहता है ऐसा है, एक आदमी था, वो मरते हुए कोई बात बोल गया, मरते हुए कोई बात बोल गया, किस चीज को लेकर? कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। जो आदमी कोई बात बोलता है कि उसकी जो बोल रहा है ना, बोलने वाले की मृत्यु कैसे हुई है, उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। पर सिर्फ इतना डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, और भी कई चीजें हैं कि भाई उसकी उस बात को, जो डाइंग डिक्लेरेशन है ना, वो उसी केस में लिया जाएगा जिस केस के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन सवालों में है। क्वेश्चन उठ रहा है कि उसकी डेथ किस वजह से हुई है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन तो चल रहा था, मान लीजिए आपका और मेरा कोई केस चल रहा था, कोई और बंदा मरा है और उसने कोई बात बोली है। हमारे केस में क्वेश्चन तो क्या चल रहा था? आपका और मेरा प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, और कोई और बंदा मरा है, उसने कोई बात बोली है कि उसकी डेथ क्यों हुई। हर केस में रेलेवेंट नहीं होगी। डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ तभी रेलेवेंट होगी अगर उस केस के अंदर, जिस भी केस में वो डाइंग डिक्लेरेशन आ रही है, उस केस के अंदर मरने वाले का कोज ऑफ डेथ सवालों में है। मरने वाले का कोज ऑफ डेथ सवालों में है, एक चीज। दूसरी बात, मरने वाले का मरना जरूरी है। अगर वो नहीं मरता है, डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। बच गया, डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। मरना जरूरी है। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? पहला,
डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन, जो मरा है उसकी डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन। एक मिनट आप, जो मरा है उसकी डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन। दूसरा, स्टेटमेंट उसी की डेथ को लेकर होना चाहिए। तीसरा, मरना जरूरी है। चौथा, सिविल हो क्रिमिनल हो कैसा भी केस हो, पूछा जाता है केस क्रिमिनल होना चाहिए। हमको लगता है यार डाइंग डिक्लेरेशन मतलब क्रिमिनल का ही मामला, नहीं सर, सिविल क्रिमिनल कुछ भी हो, अब ध्यान रख लेना। पहली चीज, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है, इस चीज पे ध्यान देना आप। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें सेक्शन 26 लगता है। सेक्शन 26 कब लगेगा, अगर वो बंदा मर गया तो, अगर वो बंदा नहीं मिल रहा, अगर वो बंदा इनकेपेबल हो गया है, या फिर कोर्ट को लगता है बिना डिले के या बिना एक्सपेंस के। कितने हो गए, 3 2 5, 5 सिचुएशन में आपका सेक्शन 26 लगता है। अब आ जाइए आगे की कहानी। स्टेटमेंट जो है 26 हो 27 हो वर्बल हो कैसी भी हो, ये ध्यान रख लेना। स्टेटमेंट किसके द्वारा होनी चाहिए, उसी के द्वारा होनी चाहिए जो मर गया, जो नहीं मिल रहा, या फिर जो इनकेपेबल हो गया, या फिर जिसकी कोर्ट में अटेंडेंस बिना एक्सपेंस या बिना डिले के नहीं हो सकती। ये 26 लगने की सिचुएशन है। अब आ जाइए सबसे पहला, ऑब्वियस स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू रेलेवेंट फैक्ट, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाइए सबसे पहली सिचुएशन 26 के अंदर, सबसे पहली सिचुएशन विच इज डाइंग डिक्लेरेशन। 26 में पहली सिचुएशन कब है, 26A, और इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या है, 32(1). अब ध्यान देना, डाइंग डिक्लेरेशन होने के लिए क्या क्या चीजें हैं, मामला चाहे सिविल हो क्रिमिनल हो, जो हम बात कर चुके हैं, स्टेटमेंट कॉज ऑफ डेथ की हो, और क्वेश्चन ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन, और पर्सन मस्ट हैव डाइड, और उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं। अब ध्यान दे देना, इसको मैं लिखूंगा पीडीएफ में, मैं आपको इसलिए मार्क करवा रहा हूं ताकि आपको ये पता लग जाए पीडीएफ के अंदर जो आपको बातें लिखी गई हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पीडीएफ है आप उसको साथ में खोल के रख लो, आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन की सिंपल सी इसेंशियल्स याद रख लेना। इसेंशियल्स क्या है, पहला, स्टेटमेंट एज टू कॉज ऑफ डेथ। क्या स्टेटमेंट होनी चाहिए कि उसकी डेथ किस वजह से हुई। ये स्टेटमेंट रेलेवेंट कब होगी, इफ डेथ इन क्वेश्चन, उस केस के अंदर डेथ क्वेश्चन में होनी चाहिए। तीसरा, पर्सन मस्ट हैव डाइड, उसका मरना जरूरी है, उसका मरना जरूरी है। चौथा, ठीक है, स्टेटमेंट एज टू कॉज ऑफ डेथ, इफ डेथ इन क्वेश्चन, पर्सन को मरना जरूरी है। एंड सिविल क्रिमिनल कोई भी प्रोसीडिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में ये लगता है। एंड पांचवा 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 ये बोला जाता है कि भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ और नॉट। अब ध्यान देना, अब एक बार ध्यान दे देना, डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जो मरने वाला आदमी बोल कर गया है कि उसकी डेथ किस वजह से हुई है, दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी केस में रेलेवेंट कब होगी ये ध्यान रखना, जिसने बात बोली है उसी की डेथ उस केस में क्वेश्चन में होनी चाहिए। मरने वाला ये बोल गया कि भैया फलानी प्रॉपर्टी ए की है, दैट इज नॉट डाइंग डिक्लेरेशन। मरने वाला बोल के गया है कि उसकी डेथ किस वजह से हुई है, वो डाइंग डिक्लेरेशन है। और वो डाइंग डिक्लेरेशन तभी रेलेवेंट होगी अगर उसकी डेथ इन क्वेश्चन है, उसके बाद उसका मरना जरूरी है। अगर वो सर्वाइव हो गया, बच गया, डाइंग डिक्लेरेशन नहीं रहेगी। डाइंग डिक्लेरेशन सिविल क्रिमिनल दोनों में रेलेवेंट होती है। और मरने वाला जब वो बात बोल रहा था, चाहे उसको एक्सपेक्टेशन थी डेथ की चाहे नहीं थी, कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। उसने सोच रखा था मैं मरूंगा या नहीं भी सोच रखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक ही लीडिंग केस लो है, दैट इज पक्कल नारायण स्वामी। पूछा जाता है कई बार, डाइंग डिक्लेरेशन का लीडिंग केस लो क्या है, पक्कल नारायण स्वामी। कन्फेशन किस में डिफाइन की गई, पक्कल नारायण स्वामी। कोई भी डाउट कुछ भी डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर, दिस इज डाइंग डिक्लेरेशन। कोई भी डाउट कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट कब होता है, सेक्शन 26 कब लगेगा, सेक्शन 27 कब लगेगा, कोई भी डाउट। फिर अपने आते हैं अगले पॉइंट पे।
देखो ऐसा है, अगर वो बंदा नॉट डाइड, अगर वो बंदा सरवाइव कर जाता है तो ऐसा होता है उसकी स्टेटमेंट को एज एन एडमिशन माना जा सकता है, अगर वो उसी के खिलाफ है तो। उसकी स्टेटमेंट को कॉर्पोरेशन मतलब हम आगे जाके टॉपिक पढ़ेंगे क्रॉस एग्जामिन के दौरान, क्रॉस एग्जामिन में यूज किया जा सकता है। बट उसकी स्टेटमेंट अगर उसके फेवर में है और वो बच गया, फिर एज एन एडमिशन नहीं होगी, हाँ कॉर्पोरेशन के लिए यूज की जा सकती है। ये फिफ्थ पॉइंट ये है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ और नॉट। एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ और नॉट का मतलब ये होता है कि भाई वो बंदा जब बात बोल रहा था ना कि उस पर हमला, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, उसके ऊपर किसी ने हमला किया और उसने बता दिया कि भाई मेरे ऊपर इसने हमला किया, उसके ज्यादा चोट नहीं लगी थी, नॉर्मल उसके सिर में चोट आई, तो उसने बता दिया मेरे पर हमला किसने किया, डॉक्टर को बता दिया। बाद में क्या होता है, चोट आई थी सिर में, क्लॉट हो गया, क्लॉट होने की वजह से वो मर गया। चोट आई थी, क्लॉट हो गया, क्लॉट होने की वजह से वो मर गया। अब ये क्या हुआ जी, क्लॉटिंग की वजह से डेथ हो गई। उसने थोड़ी सोचा था वो मर रहा है, वो तो ऐसा बता रहा था सर मारा पीटा, मेरे को मारा, ये वो, मरने वाली कोई सिचुएशन नहीं थी, पर बाद में वो मर गया। तो कानून कहते हैं ये डाइंग डिक्लेरेशन है। क्यों, चाहे उसको एक्सपेक्टेशन थी या नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी डेथ उस चोट से हुई है, हुई है। उसने ये बताया उस पर हमला किसने किया, बताया। उसकी बात बोलते टाइम सीधा है कि विटनेस बोलते टाइम इस सिचुएशन में था कि उसकी डेथ होगी या नहीं होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए अगला पॉइंट, कोर्स ऑफ बिजनेस। ये क्या है, ये कहता है कि जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होती है कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, प्रोफेशनल ड्यूटी के अंदर, फॉर एग्जांपल जी, इसके अंदर जो एग्जैक्ट एग्जांपल है, डेट ऑफ लेटर। कोई भी लेटर होता है ना, उसमें डेट लिखी जाती है, तो वो डेट चाहे फेवर में हो चाहे अगेंस्ट में हो, रेलेवेंट होती है केस में। सिग्नेचर, कहीं पर भी कोई साइन है ना कि यार यहाँ पर फॉर्म पे साइन होते हैं, सभी करते हैं, तो वहां पर अगर साइन है तो चाहे फेवर में हो चाहे अगेंस्ट में हो, रेलेवेंट है। क्यों, क्योंकि वो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है जहां पर ये चीज होंगी। तो ऐसा बोला जाता है कि विटनेस द्वारा बोली गई बातें, विटनेस द्वारा लिखी गई बातें, मेरा यहाँ विटनेस बोलने का मतलब है किसी भी पर्सन द्वारा, पर जब उसकी बात एज ए विटनेस कोर्ट में ली जा रही है, एज ए गवाह कोर्ट में ली जा रही है, एज एन एविडेंस कोर्ट में ली जा रही है, तो वो विटनेस बन जाता है। ठीक है, चाहे वो केस की पार्टी ही क्यों ना हो, केस की भी पार्टी होती है ना, उसने कोई बातें बोली थी और बाद में वो एज एन एविडेंस आती है, तो वो उस समय भी वो पार्टी को एज ए विटनेस ट्रीट किया जाता है। ओके, तो अब आते हैं, तो विटनेस द्वारा बोली गई कोई भी बातें, लिखी गई कोई भी बातें जो कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने आप होती हैं। जैसे कि आपको कहा जा रहा है कि भैया ऐसा है कि एक ना कैप्टन है, मतलब जहाज का एक कैप्टन है, वो उनकी ड्यूटी होती है कि हर आधे आधे घंटे में एंट्री करना कि जहाज अभी किस नॉर्थ साउथ कहां पर है, उनकी ड्यूटी होती है। वो एंट्री कर रहा था, उसने एंट्री किया, हर आधे आधे घंटे में एंट्री कर रहा था। बाद में उस पर केस चलता है कि यार तुमने ना जहाज को जिस रास्ते से ले जाना था ना, उस रास्ते पे नहीं लेके गए। उसने कहा मैं सर सही लेकर गया हूँ। वो एक डायरी लेकर आया, सर ये देखिए हम इस डायरी में आधे आधे घंटे की एंट्री करते हैं, आप देख लो, मैं इस डायरी के अंदर जो एंट्रियां हैं, मैं वहां वहां से गया हूं जो सही रास्ता है, आप देख लो। वो चीज उसके फेवर में है, पर वो रेलेवेंट होगी। क्यों, कोर्स ऑफ बिजनेस में, कोर्स ऑफ बिजनेस ऐसा माना जाता है कि भैया ये ऑटोमेटिकली होती हैं चीजें, यहां पर कोई आदमी का इंटेंशन नहीं होता झूठ बोलने का। आदमी रोजमर्रा की चीजें कर रहा होता है तो गलत गलत फॉल्स चीजें नहीं करता, वो जो हो रही होती है नेचुरली वो वही लिखता है। तो हम यहां बोलते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट बोली गई, कोई भी एंट्री इन कोर्स ऑफ बिजनेस जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, प्रोफेशनल ड्यूटी में जो बातें होती हैं या एंट्री की गई होती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेट ऑफ लेटर, डेट ऑफ लेटर, डेट ऑफ लेटर हो गया, प्रोफेशनल ड्यूटी में हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, ओके, डेट ऑफ लेटर हो गया, सिग्नेचर हो गए, एक्नॉलेजमेंट हो गई, ये सब चीजें, ये सब चीजें, ये सब क्या होती हैं, रेलेवेंट होती हैं, चाहे फेवर में हो चाहे अगेंस्ट में हो। और कब होती हैं, अगर जिसने भी ये चीज की थी अब वो मर गया, अब वो आ नहीं सकता, तब रेलेवेंट होंगी। ऐसा नहीं कि अब वो कोर्ट में आ सकता है तो फिर कोर्ट बोलेगी उसको लाओ, उसको लाओ यहाँ पर। वो तो ये था कि भैया उसने मान लीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका कोई मुनीम था, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री की और बाद में वो मर गया। अब आपको ये कि वो बुक्स ऑफ उसने क्या किया था, उसने क्या सही किया था कि गलत नहीं किया था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी, अब उसका एविडेंस है। दिस इज स्टेटमेंट इन कोर्स ऑफ बिजनेस।
ठीक है, स्टेटमेंट इन कोर्स ऑफ बिजनेस। अब आ जाइए तीसरा, आइए अगेंस्ट इंटरेस्ट। सेक्शन 26C और 32(3) इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ध्यान देना, ये क्या है जी? भाई ऐसा है, कोई बंदा है जिसने कोई बात बोली थी, कोई किसी को बात बोली थी और वो बात उसी के खिलाफ है। फॉर एग्जाम्पल, एक पंडित के ऊपर केस चलता है कि भैया तुमने ना झूठी शादी करवाई है, गलत शादी, फ्रॉड वाली शादी बोल दो, एक इलीगल टाइप से तुमने शादी करवाई है। पंडित के ऊपर केस चलता है। अब पंडित को कोर्ट में लाया नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि वो तो मर गया साहब, वो मर गया। पंडित ने किसी बंदे को बात बोली थी जब जिंदा था कि हाँ यार मैंने एक ना शादी करवाई थी, झूठी शादी करवाई थी। अब वो बात उसके खिलाफ थी, वो बंदा आके कोर्ट में गवाही देता है कि साहब मेरे को पंडित ने बोला था, तो ये क्या है? रेलेवेंट होगी। हालांकि देखा जाए तो पंडित खुद नहीं आया। या फिर आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, ए और बी में केस चलता है कि जो इनकी शादी है वो वैलिड है क्या। अब एक पंडित है, पंडित राम नारायण, इसने इनकी शादी करवाई थी, शादी करवाई थी। अब होता क्या है, इस पंडित ने डी को ये बोला था कि मैंने ए और बी की झूठी शादी करवाई है। मैंने इनकी झूठी शादी करवाई है। ठीक है, अब केस चल रहा है, पर बात यह है कि अब जो ये पंडित है ना, ये मर गया। अब ये तो आ नहीं सकता जी, ये तो आ नहीं सकता। ये डी जो है कोर्ट में आके बोलता है कि साहब पंडित ने मुझे एक बार बताया था कि ए और बी की उसने झूठी शादी करवाई है। तो क्या पंडित की बात को रेलेवेंट माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पंडित अब तो खुद आ नहीं सकता। तो अब क्योंकि वो खुद नहीं आ सकता, तो उसने किसी को भी ये बात बताई थी, उसकी बात को रेलेवेंट ले लिया जाएगा, रेलेवेंट ले लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा यहाँ पर? क्योंकि ये जो पंडित जो बात बोल रहा है डी को, वो पंडित के खिलाफ है। कोई आदमी खुद के खिलाफ कभी झूठ नहीं बोलेगा, खुद के खिलाफ कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो कानून ये कहता है, कानून कहता है कि अगर किसी बंदे ने कोई बात बोली थी जो उसी के किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दी जो उसी के खिलाफ है, जो उसी के खिलाफ है, या फिर जो उसके ऊपर किसी ना किसी तरह का सिविल केस या फिर किसी ना किसी तरह का क्रिमिनल केस चला सकता है। देखो, एक तो होता है कोई चीज आपके खिलाफ है, खिलाफ मतलब कि भाई आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा नहीं आप पे केस कराएगी, नहीं, नुकसान। कि भाई मैं बोल रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, तो होगा क्या? मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बोल दिया प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। तो इसमें मेरा क्या होगा? एक तरह से प्रोप्राइटरी नुकसान हो जाएगा। प्रोप्राइटरी मतलब कि भाई मेरा वो चीज का नुकसान हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि यार मैंने ना पर्टिकुलर किसी, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ना समर्थ को 100 रुपए देने हैं, 100 रुपए देने हैं, मेरे पे कोई केस नहीं चल रहा, पर अगर कल कोई बात आती है तो क्या बनेगा? मेरा पेक्यूनरी नुकसान होगा, मुझे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला। तो क्या होता है, जो हम ये बात बोल रहे हैं ना कि भाई वो बात उसके खिलाफ होनी चाहिए, इसमें 3-4 बातें निकलती हैं कि वो बात या तो उसको पेक्यूनरी लॉस करे, या फिर प्रोप्राइटरी लॉस करे, या फिर उसके ऊपर हो सकता है इसकी वजह से सिविल केस चल पड़े, या हो सकता है क्रिमिनल केस चल पड़े। अगर बात इनमें से किसी भी नेचर की है तो वो रेलेवेंट हो जाएगी अंडर 26C या 32(3) में, कोई भी डाउट। कंडीशन ध्यान रखना, ये लगेगा कब? कि भाई जिसने भी ये बात बोली थी वो अब कोर्ट में एज ए विटनेस आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो मर चुका है, इनकेपेबल हो चुका है, ऐसा कुछ। दिस इज 26C या फिर 32(3), कोई भी डाउट पूछा जाता है। क्वेश्चन बता देता हूं यहां से कि जो 26C है उसके अंदर बोली गई बात कब रेलेवेंट होगी? इफ इट इज अगेंस्ट पेक्यूनरी, प्रोप्राइटरी, सिविल, क्रिमिनल। चारों याद रख लेना। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको वो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ वो सिविल या क्रिमिनल केस हो, तो चारों चीजें ध्यान रख लेना।
अगर किसी बंदे ने कोई बात बोली थी जो उसी के खिलाफ है, खिलाफ मतलब उसको पेक्यूनियरी लॉस कर सकता है, उसको प्रोप्राइटरी लॉस कर सकता है, या उस पर सिविल या क्रिमिनल केस कर सकता है। क्वेश्चन बता देता हूं, एक तो सेक्शन नंबर वाइज 26, 32 डायरेक्ट पूछा जा सकता है कब लगता है। दूसरा, डाइंग डिक्लेरेशन कहां बताया गया है, डाइंग डिक्लेरेशन कब रेलेवेंट होगा, डाइंग डिक्लेरेशन सिविल में होता है कि क्रिमिनल में, दोनों में होता है, डाइंग डिक्लेरेशन के लिए मरना जरूरी है। फिर उसके बाद वो कोर्स ऑफ बिजनेस वाला डायरेक्ट पूछता है कि भाई जो कोर्स ऑफ बिजनेस वाली बात है वो कौन से सेक्शन में रेलेवेंट है, कौन से सेक्शन में बताई गई है कि स्टेटमेंट मेड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस इज रेलेवेंट। 26B 32(2), ये याद रख लेना। कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या क्या चीजें आती हैं, एक्नॉलेजमेंट, डेट ऑफ लेटर, कोई भी चीजें जिनको आप साइन करते हो, ये सब आती हैं। तीसरे में क्या आएगा क्वेश्चन कि 26C में बोली गई बात कब रेलेवेंट होगी, अगर वो बोलने वाले के प्रोप्राइटरी या पेक्यूनियरी इंटरेस्ट के खिलाफ होगी, या फिर वो बोलने वाले को सिविल केस कर सकती है, या बोलने वाले पे क्रिमिनल केस कर सकती है, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, कब 26C कब लगेगा, 26B कब लगेगा, 26A कब लगेगा, ऐसे ही पूछेगा आपसे वो। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन कब लगेगा, ये सब ऐसे ही पढ़ना आप। 26B कब लगेगा, C कब लगेगा। अब आ जाइए R। When right or custom in क्वेश्चन, सेक्शन 26D और 32(4) आ जाओ भैया, बिल्कुल डायरेक्टली आएगा, बिल्कुल डायरेक्टली। अब आ जाओ यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन बनेगा, अगर राइट या कस्टम का जो क्वेश्चन है, मतलब वेयर राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, भाई कोर्ट में क्या चीज आ रही है, कोर्ट में क्वेश्चन ये आ रहा है, ये सवाल आ रहा है कि भैया राइट या कस्टम सवालों में है कि ये राइट या कस्टम है या नहीं है, ऐसा कुछ है, तो उसको कैसे बोलते हैं, व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, किसके द्वारा बोली गई बात रेलेवेंट होती है। ठीक है, व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन अंडर सेक्शन 26, किसके द्वारा बोली गई बात रेलेवेंट होती है। अपने यही पढ़ रहे हैं कि भैया राइट या कस्टम क्वेश्चन में है, किसी ऐसे बंदे द्वारा बोली गई बात है जो अब एज ए विटनेस नहीं आ सकता, वो कब रेलेवेंट होगी, इफ स्टेटमेंट बाय पर्सन likely to be aware, statement made ante litem mortem, which means before dispute, before dispute। अब ध्यान देना, ये क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, अगर राइट या कस्टम क्वेश्चन में है तो एज पर सेक्शन 26, क्योंकि वो आपका ध्यान लाना चाहेगा 26 पे, तो वो बोलेगा कि एज पर सेक्शन 26 अगर राइट या कस्टम क्वेश्चन में है, तो एज पर सेक्शन 26 मतलब कि भैया सेक्शन 26 की सिचुएशन लग रही है और कोर्ट के अंदर राइट या कस्टम क्वेश्चन में है, तब किसकी बात रेलेवेंट होगी, तब हम बोलते हैं कि भैया उस बंदे द्वारा बोली गई बात रेलेवेंट होगी जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि हाँ यार इसको पता होना चाहिए, ही इज लाइकली टू बी अवेयर। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन उठता है राइट या कस्टम का मतलब क्या है कि भाई क्या ये सरकारी सड़क है, क्या ये गांव की जमीन है, क्या ये हमारे गांव का ट्रेडिशन है, क्या इस पर्टिकुलर जाति का ये ट्रेडिशन है, ये सब कस्टम के मामले हैं, राइट के मामले हैं, जिनको मतलब आप विद टाइम जो चीजें डेवलप होती हैं, है ना। एक तो लीगल राइट होता है जो कानून के हिसाब से विद टाइम होती है, तो ये उसी की बात कर रहा है, राइट या कस्टम। राइट या कस्टम मतलब जनरल राइट या कस्टम। आजा, इस पे मत बैठना, गिर जाएगा। ठीक है, जनरल राइट है कस्टम। तो जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आता है कि भाई क्वेश्चन उठा कि ये जो सड़क है ये गांव की सड़क है क्या। अब ये बात किसको पता हो सकती है, गांव के पुराने बुजुर्गों को। हाँ, अभी दोबारा बता देता हूं, देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अगर राइट या कस्टम क्वेश्चन में, राइट या कस्टम क्वेश्चन में होने का मतलब है कि ये सवाल उठ रहा है कि ये राइट या कस्टम है या नहीं है। क्या सवाल उठ रहा है कि ये राइट या कस्टम है या नहीं है, तो कौन सी मतलब एज पर सेक्शन 26 किसकी बात रेलेवेंट होगी। अब क्या है, दोबारा बोल देता हूं, लिख देता हूं, चलो। एज पर, बैठ जा,
as per section 26 when right or custom in question whose statement is relevant, whose statement is relevant, किसकी स्टेटमेंट रेलेवेंट है। पर कब, सेक्शन 26 भी लगना चाहिए। जो सेक्शन 26 की हमने बोला ना, वो 26 कब लगेगा, वो सिचुएशन भी लगनी चाहिए, वही बता रहा हूं। तो वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है भाई एज पर सेक्शन 26, मतलब सेक्शन 26 की जो कंडीशन है ना, वो तो लग ही रही है, वो तो लग ही रही है कि जो भी बोलने वाला है वो मर चुका है, जो भी बोलने वाला है वो इनकेपेबल हो चुका है। उसके बाद वो बोल रहा है कि भैया केस के अंदर राइट या कस्टम क्वेश्चन में है, तब हम बोलते हैं कि भैया ऐसे किसी पर्सन द्वारा बोली गई बात जिसके बारे में हम बोल सकते हैं कि इसको पता होगा, लाइकली टू बी अवेयर, इसको पता होगा, उसकी बात को हम रेलेवेंट लेंगे। हालांकि वो खुद तो आ नहीं सकता, अब उसने किसी को बोली होगी बात, तब हम बोलते हैं हाँ यार इसको पता होगा। क्यों पता होगा, क्योंकि इसको ये बात, ये पुराना आदमी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सड़क इस गांव की सड़क है या नहीं है, गांव के पुराने बुजुर्ग जो पिछले 50 साल से रह रहे हैं, गांव का कोई पुराना सरपंच जो इस गांव का सरपंच रहा हो, उसको पता होगा भैया कौन सी गांव की सड़क थी, कौन सी है, कौन सी नहीं थी, उसको पता होगा। पर अब वो मर चुका है या वो कोर्ट नहीं आ सकता, बिल्कुल इनकेपेबल हो गया ऑफ गिविंग एविडेंस, पर उसने किसी को ऐसी बात बोली होगी, तो उसके द्वारा बोली गई कोई भी बात, तो अपने बस ऐसे पढ़ लेना, सिंपल पढ़ लेना। मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं। सेक्शन 26 के अंदर जो पहली 3 सिचुएशन है उनको तो डायरेक्ट पढ़ना कि भैया डाइंग डिक्लेरेशन, दूसरा कोर्स ऑफ बिजनेस, तीसरा अगेंस्ट इंटरेस्ट। तीसरा सीधा पढ़ना कि भाई डाइंग डिक्लेरेशन कब रेलेवेंट होती है, क्या क्या सिचुएशन है, कोर्स ऑफ बिजनेस में बातें कब रेलेवेंट होती हैं, कोर्स ऑफ बिजनेस में मतलब ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन, ये सब बोली गई बातें। ये जो एग्जाम, ये जो अपनी कंडीशन लगाते हैं ना, ये तो आप सपोज करोगे कि हुई है, उसमें हो रही है, अदरवाइज तो क्या है, उसको आना पड़ेगा, जो भी बोलने वाला है उसको कोर्ट में आना पड़ेगा। तीसरा अगेंस्ट इंटरेस्ट, अगेंस्ट इंटरेस्ट ये कब रेलेवेंट होती है। देन आ जाइए राइट और कस्टम, सिंपल याद पढ़ लेना कि राइट और कस्टम के अंदर ऐसे किसी भी बंदे द्वारा बोली गई बात जिस बंदे के बारे में हम कह सकते हैं कि हाँ यार इसको पता होगी ये बात, लाइकली टू बी अवेयर। पर 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये कि जो भी ये बात बोल रहा है ही मस्ट बी लाइकली टू बी अवेयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। दूसरी बात, उसने जो भी बात बोली है वो बिफोर डिस्प्यूट बोली हो। क्वेश्चन उठ रहा है ना कि इस गांव की सड़क है या नहीं है, क्वेश्चन या डिस्प्यूट उठने से पहले बोली हो। तो अगेंस्ट इंटरेस्ट वाले में हम, सॉरी राइट और कस्टम वाले में हम क्या बोलते हैं, ऐसे बंदे द्वारा बोली गई बात हु इज लाइकली टू बी अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस, और वो बात उसने बिफोर डिस्प्यूट बोली हो। दोनों चीजें होनी चाहिए। ये सड़क गांव की है या नहीं है, सरपंच द्वारा दिया गया कोई भी बयान, और वो बयान उसने डिस्प्यूट से पहले दिया होना चाहिए। दोनों सिचुएशन होनी चाहिए, ये भी ये भी। क्योंकि सरपंच के बारे में हम बोल सकते हैं यस ही इज लाइकली टू बी अवेयर, इसको पता हो सकती है ये चीज, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा कि राइट या कस्टम के अंदर किसकी बात रेलेवेंट होती है, किसके द्वारा बोली गई बात रेलेवेंट होगी, किसकी स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी, या राइट या कस्टम में स्टेटमेंट कब रेलेवेंट होगी, अगर वो डिस्प्यूट से पहले है तो, ठीक है। अब आ जाइए DBI R, फिर आ जाइए दूसरा R, रिलेशनशिप। ये हर सिचुएशन में नहीं लगेगा, ये कब लगेगा, अगर जो क्वेश्चन है ना केस के अंदर वो क्या है, लिविंग पर्सन के अंदर दोनों बंदे जिंदा हैं, लिविंग पर्सन्स में रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, और रिलेशनशिप भी कौन सी, ब्लड, मैरिज या फिर एडॉप्शन, या फिर एडॉप्शन। क्वेश्चन क्या है कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है केस में, क्वेश्चन है कि भैया A वर्सेस B, कि क्या ये A और B पति पत्नी है, क्या ये A और B मतलब बाप बेटा है, या माँ बेटा है, बाप बेटी है, ऐसा कुछ है। तो हम क्या बोलते हैं कि भैया या भाई हैं दोनों, ठीक है। ब्लड को लेकर, ब्लड की रिलेशनशिप, क्या ये दोनों ब्लड बाय ब्लड रिलेटेड है, क्या ये दोनों बाय मैरिज रिलेटेड है, क्या ये दोनों बाय एडॉप्शन रिलेटेड है। तो पॉइंट ध्यान रखना, 26E या फिर 32(5) इंडियन एविडेंस एक्ट
कब लगता है? कब लगता है? तो ये कब लगेगा? ये लगेगा अगर रिलेशनशिप का क्वेश्चन है बिटवीन लिविंग पर्सन। रिलेशनशिप का क्वेश्चन है बिटवीन लिविंग पर्सन, और रिलेशनशिप में भी ध्यान रखना ब्लड मैरिज या एडॉप्शन की रिलेशनशिप, ब्लड मैरिज या एडॉप्शन की क्वेश्चन, ब्लड मैरिज या एडॉप्शन की रिलेशनशिप का क्वेश्चन है बिटवीन लिविंग पर्सन। उस केस के अंदर ऐसा कोई भी पर्सन हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, और यहां भी यही बात है कि इसने जो बात है बिफोर डिस्प्यूट बोली होनी चाहिए। ये दोनों सिचुएशन होनी चाहिए। यहां हम क्या बोलते हैं? उस बंदे द्वारा बोली गई कोई भी बात जिसको स्पेशल मीन्स हो गए। स्पेशल मीन्स मतलब कि हाँ यार ये इनके इतना क्लोज है कि इसको पता होगा। स्पेशल मीन्स का मतलब है, लाइकली का तो मतलब क्या है कि हाँ इसको पता हो सकता है, चांसेस हैं कि इसको पता हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे मान लो कचरा उठाने वाला आता है, उसको क्या पता मेरे घर में 4 लोग रह रहे हैं, कौन किससे रिलेटेड है, उसको थोड़ी पता हो सकता है। तो उसके पास स्पेशल मीन्स नहीं है। ये जरूर कह सकते हो ही इज लाइकली टू बी अवेयर। क्यों? क्योंकि वो रोज आता है, वो रोज चीजें देखता है, तो क्या पता उसको इतना पता लग जाए। नॉट श्योर बट चांसेस है। यहां पर चांसेस वाली बात नहीं बोल रहा, यहां पर बोल रहा है कि नहीं भैया इसको पता होना चाहिए, ये इतना इनसे क्लोजली कनेक्टेड होना चाहिए कि हम बोल सके कि हाँ यार इसको पता होगा। कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, 10 साल 5 साल से रह रहा है, तो हाँ ऑब्वियस इसको पता होगा कि पड़ोस में रह रहे हैं, कौन बाप है कौन बेटा है, इसको पक्का पता होगा। तो यहां हम बोलते हैं कि अगर लिविंग पर्सन में रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, ब्लड मैरिज या अडॉप्शन की रिलेशनशिप का, तो किसके द्वारा बोली गई बात रेलेवेंट होगी? वो बंदा जिसको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है और बात बिफोर डिस्प्यूट बोली हो। क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई सेक्शन 26E कब लगता है? तो तब लगता है अगर क्वेश्चन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग पर्सन। रिलेशनशिप में क्या चीजें आती हैं? ब्लड मैरिज एडॉप्शन। किसके द्वारा बोली गई बात रेलेवेंट होगी? वो बंदा जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है। एंड ये ध्यान रखना कि बात बिफोर डिस्प्यूट बोली होनी चाहिए, बिफोर डिस्प्यूट बोली होनी चाहिए। कोई भी डाउट कुछ भी फिर अपने आगे चले। साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और एक और चीज, चाहे अपने कितना ही बोल ले, चीजों को समझने में टाइम लगेगा, बिल्कुल ऑब्वियस, ये तो कंडीशन लगेगी लगेगी कि वो बंदा मरना चाहिए, वो जो सेक्शन 26 लगाने की सिचुएशन है वो तो होनी चाहिए तभी, अदरवाइज तो कोर्ट बोलेगी इसको बुलाओ। कोर्ट क्या बोलेगी? इसको बुलाओ, इसको बुलाओ। अदरवाइज क्या बोलेगी? बुलाओ। मर गया फिर कोर्ट बोलेगी ठीक है इसने किसको बोली थी ऐसी बात? सर इसने ना अपने पड़ोसी को बोली थी, अपने किसी दोस्त को बोली थी, सर इसने एक लेटर लिखा था उस लेटर में ऐसी बात लिखी हुई है। तो कोर्ट कहेगा ठीक है इसकी बात को रेलेवेंट ले लो। ये जरूर होना चाहिए, ठीक है। और बाकी लोड मत लेना यार, देखो ऐसा है कुछ एक चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, समय लगेगा चीजों को लेकर। सिलेबस है नो डाउट, सिलेबस काफी बड़ा सिलेबस हो गया है अभी, और नया ज्यादा नहीं हुआ है, पुराना नया दोनों ही चल रहे हैं भाई, पुराना मेजर लो नया मेजर लो दोनों ही हैं। बस ये है कि भाई जो नए बच्चे हैं ना, जिनको अभी जुडिशरी की तैयारी चालू की है, हार्डली 3 4 या 6 महीने तक भी हुआ है, उनके लिए बहुत टफ टास्क हो गया है। अब ये हो गया है कि हाँ भाई कम से कम आपको राजस्थान जुडिशरी की अब बात करूं तो अगर आप नए बच्चे हो तो आपको ऑन एन एवरेज 1.5 साल की तैयारी चाहिए, तब जाके आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बाकी कुछ ऐसा नहीं है। और एक चीज और, भैया आप लोग तैयारी कर रहे हो, जज बनोगे, सिस्टम में जाओगे, तो जो जो दिक्कतें आप लोग झेल रहे हो ना कि कोई शेड्यूल नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कभी भी पेपर करवा देते हैं, कभी तो किसी टाइम में होता है, कभी 2 2 साल पेपर नहीं होता, सिलेबस कभी भी बदल दे रहे हैं, कोई पहले नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, हो सके तो इस सिस्टम को चेंज कर देना। यार कट ऑफ के बारे में अगर बोलूं ना मैं, क्योंकि सीट्स कम है तो कट ऑफ आप मान के चलना 65 तक रहेगी, 65 तक कट ऑफ रहेगी, फिर भी रहेगी है ना, क्योंकि सीट्स काफी कम है, ठीक है। 65 तक रहेगी। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतनी जल्दी सबका माइनर लॉ पे कमांड हो जाएगा, क्योंकि जो राजस्थान एक्साइज और ये सब है टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, तो मेरा ऐसा नहीं मानना है कि जल्दी से कोई इतना कमांड बना लेगा लैंड रेवेन्यू और ये सब पे। बाकी देखो यार कुछ कह नहीं सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो 65 कट ऑफ जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी।
ठीक है, चलो अब आते हैं आगे टॉपिक पे। आर आर हो गया, अब आते हैं एफ, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं, फैमिली विल। अब ध्यान देना इसके अंदर क्या क्या चीज है। आगे आ गया, एक मिनट यार। फैमिली विल, टॉमस्टोन, ठीक है, ये सब चीजें होती है, मतलब नहीं जो सीजी में तो काफी हाई जाता है, सीजी में तो हाई जाता है क्योंकि सीजी का तो बहुत इजी लेवल रहता है। हाँ इतना मान के चलो भाई। फैमिली विल, टॉमस्टोन, टॉमस्टोन वो जो नहीं रखा होता ऐसे करके, वो एक क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड जो होती है, ऐसे पत्थर लगा होता है ऐसे करके, वो ऐसे करके जो पत्थर लगा होता है, लिखा होता है किनका क्या है वो सब, दैट इज टॉमस्टोन। अब आते हैं, ध्यान देना ये कब आती है। पहली बात तो सेक्शन 26 एफ, या बोल दें 32(6) इंडियन एविडेंस एक्ट, 32(6) इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ध्यान देना, कहानी कुछ मोटा मोटी ऐसा है कि फैमिली विल या टॉमस्टोन के अंदर लिखी गई बात या जो भी बातें उसमें लिखी गई हैं वो रेलेवेंट होती कब है। आप पहली चीज तो ये ध्यान रख लेना कि 26F जो है फैमिली विल, जो किसी की वसीयतें हैं, टॉमस्टोन या ऐसी कोई भी चीजें होती है, डीड वगैरह, ठीक है, उन सबको रेलेवेंट करता है। और क्योंकि जो लिखने वाला है वो मर चुका है, टॉमस्टोन के बारे में बात बोलूं तो लिखने वाला जो है वो मर चुका है, या जिसके बारे में लिखा गया है वो मर चुका है, तो वहां पर जिसने लिखा है वो तो अब आ नहीं सकता। वसीयत होती क्या है, मैंने वसीयत लिखी उसके बाद मैं मर गया तभी तो वसीयत काम में आती है, वरना तो मैं वसीयत को छुपा के रखता हूँ, किसी को पता भी नहीं लगने देता। तो ध्यान देना 26F या 32(6) जो है वो फैमिली विल या पेडिग्री या टॉमस्टोन डीड इनको रेलेवेंट करता है। कब करता है ये ध्यान रख लेना, कब। अगर क्वेश्चन है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिसीज्ड पर्सन, बिटवीन डिसीज्ड पर्सन, रिलेशनशिप काय का सेम वही, ब्लड, मैरिज, एडॉप्शन, एडॉप्शन। अब ये क्या क्वेश्चन बनता है जी, हाँ बिल्कुल, वो स्मारक नहीं यार, वो कुछ और ही बोलते हैं उसको यार, स्मारक तो ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन क्या है कि ए बी, जिसमें से ए मर गया, मर गया, क्या इन दोनों में फादर सन का रिलेशन है, क्वेश्चन ऐसा उठता है, क्या इन दोनों में फादर सन का रिलेशन है। ए मर गया, बी है, दोनों है, पर एक तो मर गया ना। ध्यान देना 26E कब लगता है, लिविंग पर्सन। रिलेशनशिप का क्या होना चाहिए, ब्लड मैरिज या एडॉप्शन की रिलेशनशिप क्वेश्चन में होनी चाहिए। 26F कब लगता है, डिसीज्ड, कहांगे ये सिचुएशन होता है, किस सिचुएशन में लगता है रिलेशनशिप, वही मरे हुए लोगों में ब्लड मैरिज या एडॉप्शन की रिलेशनशिप का अगर क्वेश्चन होता है उस केस में ये चीज रेलेवेंट होगी। जिंदा लोगों में होगा तब पर्सन बाय स्पेशल मीन्स 26E लगेगा, मरे हुए में होगा तो 26F होगा। अब आते हैं अगला, F सॉरी 11 लिख देता हूं ना, 11 क्या बोलता है, वो सब डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो राइट या कस्टम के बारे में बताता है। ये है सेक्शन 26G 32(7) इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ध्यान देना ये कहता क्या है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना भाई क्या मामला क्वेश्चन में होना चाहिए, क्वेश्चन में होना चाहिए राइट या कस्टम। ऑब्वियस राइट या कस्टम होगा तभी तो डॉक्यूमेंट रेलेवेंट होगा, राइट या कस्टम इन क्वेश्चन होना चाहिए। उस केस में कोर्ट में ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है जिस डॉक्यूमेंट में इस राइट या कस्टम के बारे में बताया होता है। हमसे क्या पूछा जाएगा कि भाई कौन सा सबसेक्शन या कौन सा सेक्शन है जो ये बोलता है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो राइट या कस्टम के बारे में बताता है वो रेलेवेंट होगा। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट विच रिलेट टू राइट और कस्टम वो रेलेवेंट होगा। 32(7) इंडियन एविडेंस एक्ट, 26G साक्ष्य अधिनियम। ऑब्वियस कंडीशन लगेंगी सेक्शन 26 वाली, ठीक है। देन आ जाइए आप, और 32(7) के अंदर डॉक्यूमेंट जो है बस ठीक है बहुत है,
इतना तो बहुत है, ज्यादा मत सोचो। मोर, ये क्या है जी? ये बात होती है ओपिनियन और स्टेटमेंट बाय सेवरल पर्सन्स ऑन रेलेवेंट फैक्ट या ऑन सेम पॉइंट, ऑन सेम पॉइंट। 20, 50, 100 लोगों ने एक ही चीज पर एक ही बात बोली है। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्वे करवाया गया, नॉर्मल एक सर्वे करवाया गया, 100 लोगों से पूछा गया कि जो ये नए लॉ आए हैं और जो क्रिमिनल लॉ पुराने वाले लॉ हैं उनमें आपको क्या डिफरेंस लगा। 100 लोगों से सर्वे करवाया गया, लॉ के स्टूडेंट थे, कि नए और पुराने में आपको क्या फर्क लगा। 100 में से 70 लोगों ने बोला भैया कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ हमको एक बोला जाए तो हमको ठगा गया है कि भैया नए और पुराने के नाम पे ठगा किया है, हम पे हमारे लिए चीजें मुश्किल की गई हैं सिर्फ, और कुछ नहीं किया गया। बोल दें कि भाई इससे कोई सिस्टम अच्छा किया गया, कुछ नहीं किया गया। 70 लोगों ने ये बात बोली। अब 70 के 70 तो कोर्ट में नहीं आए, इवन 100 में से 10 लोग भी कोर्ट में नहीं आए। एक कंपनी ने ये सर्वे करवाया था, कोर्ट में मामला आता है कि भैया नए और पुराने में कोई डिफरेंस आया? सर नहीं आया। आप कैसे कह सकते हो कि कंपनी अपना सर्वे लाती है? वो लोग तो नहीं आए, 70 लोग तो नहीं आए, 30 लोग तो नहीं आए, कंपनी सर्वे लाएगी। सर 100 लोगों से सर्वे करवाया था, 70 ने बोला है, 30 ने बोला है। तो यहाँ क्या बात बनी कि भैया जो सेवरल पर्सन है उन्होंने एक ही पॉइंट पे एक जैसी बात बोली है, वो जो है वो रेलेवेंट फैक्ट है। वो फैक्ट क्या है? रेलेवेंट फैक्ट है, वो केस के लिए रेलेवेंट माना जाएगा। कोई भी डाउट कुछ भी? फिर अपने इसको रिवाइज कर दें। ध्यान दे देना, सेक्शन 26 और सेक्शन 32, सेक्शन 26 और ये हाँ अभी दोबारा कर देता हूं। सेक्शन 26 और सेक्शन 32 पहले बता ही देता हूं आपको। सेक्शन 11 में ध्यान, सॉरी, ये जो पॉइंट है, 7वां पॉइंट जो है जिसमें अपने ने क्या लिख रखा है 11, जो ये बोलता है कि सेक्शन 11, अपना सेक्शन 11 जो है ना साक्ष्य अधिनियम का, वो है राइट या कस्टम के बारे में। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो राइट या कस्टम के बारे में बताता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो राइट या कस्टम के बारे में बताता है, वो रेलेवेंट होगा। कब होगा? अगर राइट या कस्टम क्वेश्चन में है, ऑब्वियस। अब मान लीजिए डॉक्यूमेंट ऐसे किसी बंदे ने लिखा है जो कोर्ट में नहीं आ सकता, अब उसके द्वारा लिखा गया कोई भी डॉक्यूमेंट जो उस राइट या कस्टम के बारे में है, तो वो रेलेवेंट होगा, क्योंकि वो खुद तो आ नहीं सकता, मर गया, कुछ भी हो गया। दिस इज 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या है? मोर, 26H 32(8) इंडियन एविडेंस एक्ट। ये क्या बोलता है? ये कहता है भैया अगर काफी लोगों ने एक ही पॉइंट पर एक जैसी बात की है तो वो रेलेवेंट फैक्ट होगा। हालांकि हो सकता है वो सारे के सारे कोर्ट में नहीं बुलाए गए। ये है सेक्शन का मतलब 8वां पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल सिंपल सा है कि भाई मान लो क्वेश्चन उठता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन उठता है कि भाई जो ये मान लो एग्जाम देने की स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन उठता है। ये उठता है कि क्या यार हमेशा से एग्जाम 3 तरीके से हो रहे हैं क्या? राइट, आपका प्री मेंस और इंटरव्यू हमेशा ही हो रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ सर हमेशा ही हो रहा है। कैसे लाए? उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पेश किया, आज से कोई 70 साल पहले की एक नोटिफिकेशन पेश की। उस नोटिफिकेशन में उसमें लिखा हुआ था कि पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। वो नोटिफिकेशन सरकारी नोटिफिकेशन थी, पर उस नोटिफिकेशन पे जिसके साइन थे वो तो मर चुका होगा, 70 साल हो गए, कहाँ जिंदा होगा, वो मर चुका होगा। डॉक्यूमेंट तो आया, डॉक्यूमेंट किसी राइट या कस्टम के बारे में बता रहा है, वो रेलेवेंट है। वो क्या है? रेलेवेंट है। तो ये हम बात बोलते हैं कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी राइट या कस्टम के बारे में बता रहा है, हो सकता है जिसने भी वो लिखा हो वो मर चुका हो, वो कोर्ट में नहीं आ सकता, और उस डॉक्यूमेंट को रेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अब जो याद करने का तरीका है वो समझ लो। याद करने का जो तरीका है उसको समझ लो भाई। सीधा आ जाओ सेक्शन 26 और सेक्शन 32 पे। सेक्शन 26 और सेक्शन 32 पे। सेक्शन 26 सिंपल सी बात बोलता है कि भाई कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिन सिचुएशन में जो भी बंदा है उसके द्वारा बोली गई बात, अभी रुक जाओ एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में बोली गई बात जो है वो रेलेवेंट होगी, और किसके द्वारा बोली गई बात? वो बंदा जो मर गया है या वो बंदा जो एज ए विटनेस कोर्ट में नहीं आता। तो सेक्शन 26 के लगने के 6 सिचुएशन है, और सेक्शन 26 जो है सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से कनेक्टेड है। 8 सिचुएशन है जहां पर
जो बंदे द्वारा बोली गई बात है वो रेलेवेंट होती है, हालांकि वो बंदा एज ए विटनेस कोर्ट में नहीं आता। कितनी सिचुएशन है? 8। DBI RR F13 मोर, अब 11 हो गया, पहले 13 था। अब आ जाइए डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? मरने वाला कोई ऐसी बात बोल के गया है जो उसकी डेथ को लेकर है, कि उसकी डेथ कैसे हुई है। तो डाइंग डिक्लेरेशन हम किसको बोलते हैं? वो स्टेटमेंट जो किसी के डेथ को लेकर है, जिसमें वो ये बताता है कि भाई उसकी डेथ किस वजह से हुई है। वो स्टेटमेंट जो किसी के डेथ को लेकर है, जिसमें वो ये बताता है कि उसकी डेथ किस वजह से हुई है। डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट होने की और कंडीशन क्या है? पहला, उसका मरना जरूरी है। दूसरा, जिसकी डेथ हुई है उसी की डेथ केस में क्वेश्चन में होनी चाहिए। मरना जरूरी है और उसी की डेथ क्वेश्चन में होनी चाहिए, सिविल क्रिमिनल चाहे कोई भी प्रोसीडिंग हो। दूसरी कंडीशन, कोर्स ऑफ बिजनेस। कोर्स ऑफ बिजनेस में बोली गई कोई भी बातें हैं, फॉर एग्जांपल लेटर में जो साइन होते हैं, डेट ऑफ लेटर, ये सब जितने भी हैं, एंट्रीज जो भी की जाती हैं ड्यूरिंग ऑफिशियल ड्यूटी, ये सब। तीसरा, अगेंस्ट इंटरेस्ट। ऐसी कोई भी बात उस बंदे ने बोली थी मरने से पहले जो उसी के खिलाफ थी, प्रोपराइटरी, पेक्यूनरी, सिविल या क्रिमिनल केसेस, ऐसा कुछ भी हो सकता था। ठीक है। चौथा, राइट या कस्टम। अगर राइट या कस्टम क्वेश्चन में है, किसी भी ऐसे बंदे द्वारा बोली गई कोई भी बात उस राइट या कस्टम को लेकर, कौन बंदा होना चाहिए? लाइकली टू अवेयर। याद रख लेना, लाइकली पॉइंट, ही इज लाइकली टू बी अवेयर। रिलेशनशिप के केस में याद रख लेना, अगर ब्लड मैरिज या अडॉप्शन का रिलेशनशिप क्वेश्चन में है, लिविंग बंदों के बीच में, ये कब लगता है? लिविंग पर्सन, लिविंग लोगों के बीच में। ब्लड मैरिज या अडॉप्शन का रिलेशनशिप अगर क्वेश्चन में है लिविंग पर्सन के बीच में, उस केस में किसी भी ऐसे बंदे द्वारा बोली गई बात जिसको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, नॉट लाइकली, स्पेशल मीन्स। फिर आ जाइए आप फैमिली विल। फैमिली विल कब लगती है? कोई भी फैमिली विल, टॉम्बस्टोन, डीड, इनमें बोली गई बातें कब रेलेवेंट होंगी? अगर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिसीज्ड लोग, मरे हुए लोगों के बीच में रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। रिलेशनशिप कौन सा? ब्लड मैरिज एडॉप्शन। मरे हुए लोगों के बीच में अगर रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, उस केस में फैमिली विल, पेडिग्री, टॉम्बस्टन वो रेलेवेंट फैक्ट होते हैं। वो क्या हो जाते हैं? वो रेलेवेंट फैक्ट हो जाते हैं। सेक्शन 11, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी राइट या कस्टम को लेकर होता है वो रेलेवेंट होता है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी राइट या कस्टम को लेकर होता है वो रेलेवेंट फैक्ट होता है। कब होगा? जब राइट या कस्टम इश्यू में है। कोई भी ऐसी बात जो सेवरल पर्सन ने एक ही पॉइंट पे कोई बात बोली है, वो भी रेलेवेंट होगी। दिस इज सेक्शन 26। कोई भी डाउट कुछ भी? ठीक है, अब आ जाइए अगले पॉइंट पे। सेक्शन 27 ना? हाँ सही है, 27 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 33। ये क्या है जी? लगता कब है, पहले ये ध्यान रख लेना। When evidence given is relevant in subsequent case or later stage। ये क्या होता है? पहले इसमें एक एग्जांपल समझ लो, आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। ये कुछ मोटा मोटी ऐसा बोलता है कि भाई ऐसा हुआ कि ना, एक तारीख को एक विटनेस था ए, वो कोर्ट में आया। ठीक है, वो जयपुर कोर्ट में आया। वो जयपुर कोर्ट में आके उसने अपने बयान दे दिए, किसी केस के अंदर उसने बयान दे दिया। फिर क्या होता है? 10 तारीख को वो मर गया। अब उसने तो बयान दे दिए थे, वो मर गया। 15 तारीख को सामने वाली पार्टी बोलती है कि सर हमको ना ए को क्रॉस एग्जामिन करना है, मतलब उससे सवाल जवाब करने हैं। कोर्ट कह रही है यार वो तो मर गया। तो वो सामने वाली पार्टी बोलती है सर मर गया तो ऐसे थोड़ी होता है, हमने तो उसको क्रॉस एग्जामिन ही नहीं किया, अब मामला फंस जाता है कि यार वो तो ये तो अपनी बात बोल गया था, क्रॉस एग्जामिन तो चलो ठीक है वहां पर नहीं हुआ था, और 10 को वो मर गया। अब उसने जब 1 तारीख को जो बात बोली थी वो एज एन एविडेंस यूज हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो इसी पे कंसेप्ट निकाला गया।
कि भैया अगर किसी विटनेस ने कोई बात बोली है, किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान विटनेस ने कोई बात बोली और बात बोलने के बाद वो मर गया, तो कुछ सिचुएशन, अगर कुछ फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होती हैं तो उसके द्वारा बोली गई बात उसी केस में भी यूज हो सकती है और किसी दूसरे केस में भी यूज हो सकती है, जिसको हमने क्या बोला, सब्सिक्वेंट केस मतलब दूसरा केस, लेटर स्टेज मतलब उसी केस में लेटर स्टेज। लेटर स्टेज इन सेम केस और सब्सिक्वेंट केस मतलब दूसरा केस, किसी दूसरे केस में, दूसरे केस में। अब ध्यान देना ये क्या बोलता है 27 और इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या है सेक्शन 33, ये कहता है पहली चीज क्या होनी चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए जिसने स्टेटमेंट दी होनी चाहिए एज ए विटनेस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग या फिर बिफोर person authorized to take evidence, सॉरी। तो पहली कंडीशन ध्यान रखना, उस विटनेस ने चाहे तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में एविडेंस दिया हो, मतलब चाहे तो कोर्ट में बात बोली हो, चाहे तो उसने कोर्ट नहीं तो किसी ऐसे बंदे को बात बोली हो जो ऑथराइज्ड है टू टेक एविडेंस, फॉर एग्जांपल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई बात बोली हो, फॉर एग्जांपल पुलिस मान लो इंक्वायरी के दौरान जज को कोई बात बोली हो, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, ठीक है, अभी तो इंक्वायरी चल रही है, कमीशन को कोई बात बोली हो, भाई कोर्ट ने कोई कमीशन इश्यू किया था, तो पहली चीज उस विटनेस ने जो मरा है ना, अभी अपने आगे बात करेंगे, जो पर्सन है ना जिसको अपने विटनेस बोल रहे हैं, उस विटनेस ने या तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में एविडेंस दिया हो या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन में या किसी पर्सन को दिया हो इज ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। दूसरा, जो विटनेस है वो बाद में या तो मर गया या इनकेपेबल हो गया या फिर मिल नहीं रहा या फिर एडवर्स पार्टी ने उसको इधर उधर कर दिया, या फिर अब उसको कोर्ट में बुलाना थोड़ा कॉस्टली लग रहा है या फिर अनरीजनेबल डिले हो जाएगा अगर उसको दोबारा कोर्ट में बुलाते हैं तो, कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि भाई या तो वो मर गया या फिर उसको कोर्ट में बुलाना मुश्किल हो गया है, ठीक है, या फिर मिल नहीं रहा, 6 में से कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, जितनी भी सिचुएशन है इनमें से कोई भी सिचुएशन हो, तो उस केस के अंदर विटनेस द्वारा दिए गए एविडेंस बोल दो या फिर उसके द्वारा बोली गई स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है इन दूसरा केस मतलब सब्सिक्वेंट केस या जुडिशियल प्रोसीडिंग बोल दो या फिर इन लेटर स्टेज ऑफ सेम केस, अगर पहला सेम पार्टीज, जो केस है ना वो दोनों सेम पार्टीज में है, दूसरा सेम इश्यू है, तीसरा फर्स्ट टाइम में जब वो पहली बार अपने एविडेंस देने आया था उस समय एडवर्स पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी थी टू क्रॉस एग्जामिन, सॉरी टू क्रॉस एग्जामिन। अब ध्यान देना क्या बोलता है ये ध्यान दे देना, दो सिचुएशन फुलफिल होनी चाहिए ये वाली और तीसरी सिचुएशन फुलफिल होनी चाहिए ये वाली। हम क्या बोलते हैं, विटनेस द्वारा दिया गया कोई भी बयान या विटनेस द्वारा दिया गया कोई भी एविडेंस किसी दूसरे केस में या फिर उसी सेम केस की लेटर स्टेज में हम यूज कर सकते हैं अगर तीन कंडीशन है। पहला कि भैया ये हम कब ले रहे हैं, सब्सिक्वेंट केस में भी दोनों तरफ सेम पार्टी होनी चाहिए। भाई मान लो सब्सिक्वेंट केस क्या है, केस 1 तो है ए वर्सेस बी का, तो केस 2 भी ए वर्सेस बी का होना चाहिए। दोनों जो केस हैं वो ए वर्सेस बी के होने चाहिए, सेम पार्टीज, केस में इश्यू भी सेम होने चाहिए, सेम मामला होना चाहिए। तीसरा, फर्स्ट टाइम में एडवर्स पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जैसे कि वो 1 तारीख को जब आया था ना
तब एडवर्स पार्टी के पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। उसके बाद दो सिचुएशन ये होनी चाहिए कि विटनेस ने जो एविडेंस दिया है वो या तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया हो या फिर पर्सन ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। विटनेस इन किसी सिचुएशन की वजह से नहीं आ सकता। तो अगर तीन सिचुएशन ये लगती हैं, उस केस के अंदर विटनेस द्वारा दिया गया स्टेटमेंट आप सब्सिक्वेंट केस में यूज कर सकते हो, लेटर स्टेज में। क्वेश्चन जो आएगा वो ध्यान रख लेना। कौन सा सेक्शन ये बात करता है कि स्टेटमेंट गिवन बाय विटनेस कैन बी यूज्ड इन सब्सिक्वेंट और लेटर स्टेज? तो ध्यान रखना, सेक्शन 27 सब्सिक्वेंट केस को भी लगता है और लेटर स्टेज को भी लगता है, उसी के सेम केस को भी लगता है और दूसरे केस को भी लगता है। सेक्शन 27 लगाने के लिए कंडीशंस क्या क्या है? तीन कंडीशन होनी चाहिए, 1, 2 और 3। ये तीनों कंडीशन मोटा मोटी तौर पर पढ़ लेना, और यहां से क्वेश्चन प्री में आता वैसे कम है, बट फिर भी देख लेना। कोई डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे चलते हैं। हाँ भैया, कोई भी डाउट कुछ भी। ठीक है, अच्छा ये बताओ, आप लोगों का जो डेली के जो आप टारगेट पढ़ रहे हो, वो डेली के टारगेट में आपको लोग के डेली टारगेट के हिसाब से चल रहा है? हाँ अभी बता दो, दोबारा बता देता हूँ ना। डेली के जो टारगेट आप लोग कर रहे हो, वो डेली के टारगेट से आप लोग पढ़ ले रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा? हालांकि डेली के टारगेट अभी तो छोटे ही हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, ये मोटा मोटी ऐसा है कि जैसे मान लो 1 तारीख को विटनेस आया, उसने बयान दे दिए, 10 तारीख को मर गया, 15 तारीख को सामने वाली पार्टी कहती है कि सर हम उसको क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं। वो तो आ नहीं सकता, मर गया। तो क्वेश्चन उठा कि भाई उसने जो 1 तारीख को बयान दिया था वो एज एन एविडेंस यूज हो सकता है? तो कोर्ट क्या लगाएगी? पहले ये चेक करेगी मामला सेम पार्टीज में है, मामला सेम इश्यू का है। अच्छा, उसके बाद क्या चेक करेगी कि जिस दिन वो पहली बार आया था उस समय ऑपोजिट पार्टी क्रॉस एग्जामिन कर सकती थी क्या? मतलब कि उस दिन वो कोर्ट में मौजूद थी, उनका वकील मौजूद में था, वो वकील था, तो कोर्ट बोलेगी यार तुम्हारे पास उस समय अपॉर्चुनिटी थी, क्रॉस एग्जामिन कर लेते। अब तुम बोल रहे हो कि सर वो मर गया, हमको क्रॉस एग्जामिन करना था। ठीक है, करना था, तुम कर सकते थे, पर अब तो मर गया। तो अगर जिस समय वो पहली बार बयान दे रहा था उस समय एडवर्स पार्टी, ऑपोजिट पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी थी टू क्रॉस एग्जामिन, ये भी सिचुएशन कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तब फिर सेक्शन 27 लग जाएगा। ये कहना चाहता है। ठीक है, पढ़ लेना भैया, ऐसा है, रिजल्ट ले लेना इस बार, थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी से तैयारी कर लेना। कुछ नहीं है, मतलब स्मार्ट स्ट्रेटेजी से आप लोग तैयारी कर लेना। आप ये समझ लो कि भाई 70%, मतलब 70% स्टूडेंट मैं ये कह सकता हूँ कि डरे हुए हैं कि भाई सिलेबस नहीं होगा, पेपर नहीं होगा। रीजन, पेपर एकदम से सिलेबस चेंज हो गया तो उनको इसी चीज का डर है। आधे से ज्यादा तो इसी टेंशन में पढ़ रहे हैं। अगर मान लो वो 10 घंटे का पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे में से 2 या 3 घंटा तो वो यही सोच रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें। कुछ मत करना, स्टेप बाय स्टेप चलो बस। अगर आप इस महीने के अंदर अंदर मेजर लॉज जो आपके साक्ष्य अधिनियम है, आपका भारतीय न्याय संहिता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो ये आपके माइनर लॉ है जैसे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, कोर्ट फीस एक्ट हो गया, ये जो नए वाले हैं राजस्थान लैंड रिवाइजल, चाहे छोड़ भी दो, इतने भी कर देते हो ना तब भी आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं पेपर क्लियर करने के। ठीक है, थोड़ा सा मतलब एक अच्छी स्ट्रेटेजी से चलना, स्टेप बाय स्टेप चलना, एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, और अभी एक बार प्री पर ही फोकस करना, अभी मेंस पर मत फोकस करना। चलो अब आते हैं टॉपिक पे। 27 हो गया, 28 हो गया, अब आते हैं आगे की सिचुएशन। अब क्या चीजें बहुत सिंपल चलेंगी, टू द पॉइंट। जैसे अभी तो हमने क्या पढ़ा कि भाई ऐसा कोई बंदा जो एज ए विटनेस नहीं आ सकता, उसकी बात कब रेलेवेंट होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्टेटमेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ये क्या है जी? अंडर स्पेशल सिचुएशंस।
अंडर स्पेशल सिचुएशंस, स्टेटमेंट अंडर स्पेशल सिचुएशन। सर्वर इश्यू हो रहा है, इंटरनेट को लेकर इश्यू आ रहा है क्या यार? एक बार प्लीज चेक कर देना यार, इंटरनेट को लेकर इश्यू आ रहा है क्या? ठीक है कनुप्रिया, अगर प्लीज इश्यू आ रहा है ना, एक बार इसको बंद करके दोबारा चालू कर लो, हो जाएगा सही। अगर ऐसा कोई भी इश्यू आ रहा है, बंद करके दोबारा चालू कर लो, इश्यू सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए इसमें। ये सिंपल सा है एक्चुअली में, ये ना सिचुएशंस कुछ नहीं कहता भैया, कोई सिचुएशन मतलब कुछ एक चीजें होती हैं जिनमें लिखी गई बातें रेलेवेंट होती हैं। ये जो आपका टॉपिक है ना, इसको अपने पढ़ेंगे 27, 28, 29 और आपका ये है 29, 30, एक मिनट, ए पी पी ए एल, 29, 30, 31, 32, 33, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सॉरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और 34 से 38 इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट सिंपल सा ध्यान रखना। ये क्या है, ये ना कुछ ऐसा नहीं कुछ अलग सा बताता है, कहता है भाई कुछ चीजें होती हैं जिनमें बोली गई बातें रेलेवेंट होती हैं अपने आप। जैसे कि सिंपल साइज में ए पी पी ए एल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पी क्या है? पी है जी आपका पब्लिक रिकॉर्ड। ये पी क्या है जी? प्लान, इसके साथ और भी आता है मैप, चार्ट। ये क्या है जी? एक्ट, जो भी अपने सेंट्रल एक्ट स्टेट एक्ट नहीं होते वो एक्ट, नोटिफिकेशन, सॉरी नोटिफिकेशन। ये क्या है? लॉ, सॉरी लॉ बुक्स, लॉ बुक्स। अब ध्यान रखना, बस कहानी इतनी सी है कि इनमें अपने को ना कुछ एक चीजें ध्यान देनी है हमसे। हालांकि तो प्री में सिर्फ वो इतना ही पूछता है कि भाई कौन सा सेक्शन है जो ये बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बोली गई लिखी गई बातें रेलेवेंट होती हैं। 34, 4, 38, 29, 4, 33, 26, 27, एक मिनट, अपने गलती कहां कर रहे हैं? 32, एक मिनट यार, 32 है यार, 33 नहीं है, 32 है, 28, 32, 30, 31, 32, वो सब वहां पे 26, 27 तक है ना, 28 से 33 नहीं है, 28 से 32 है। ठीक है, वो मैंने शुरुआत वाला गलत लिख दिया, 26, 27 हुई ना वो, इंडियन एविडेंस एक्ट में 34 से 38। अब ध्यान देना, तो जैसे कि सिंपल है बिल्कुल कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी गई बातें रेलेवेंट कब होती हैं, कौन से सेक्शन में लिखा गया है? सेक्शन 28। आपका मैप, कौन सा सेक्शन बोलता है कि जो प्लान होता है, जो मैप होता है, वो चार्ट होता है, वो कब रेलेवेंट होता है? आपका सेक्शन 30। लॉ बुक्स, जो किताबें होती है ना, कोई किताबें छपती हैं जिनके अंदर लॉ लॉ के लॉ को लेकर बातें, वो कब रेलेवेंट होती हैं? सेक्शन 32। सिंपल, सिंपल सा है ये। ठीक है, तो अब इसके अंदर ध्यान देना, सबसे पहली चीज पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, कौन से सेक्शन में बताया गया है ये चीज रेलेवेंट होगी, पर अपने को इसके अंदर थोड़ा और बातें पढ़नी है। सेक्शन 28, ऑब्वियस सेक्शन 28 ही बोलता है कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट रेलेवेंट होती है। क्या होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट इज रेलेवेंट, ये सेक्शन 28 बोलता है। पर अब ध्यान रख लेना, बुक्स ऑफ अकाउंट कब रेलेवेंट होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड और क्या बातें हैं, कब रेलेवेंट होगी? अगर उसमें जो बात लिखी होगी, जो भी उसमें मैटर होगा, वो केस के अंदर इश्यू में होना चाहिए। और ये ऑब्वियस बात है, कुछ इन्होंने कुछ अलग सा नहीं लिखा कि भैया जो मैटर होना चाहिए वो केस में इश्यू में होना चाहिए। कि भाई मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हिसाब की है, तो केस में कोई हिसाब का विवाद होना चाहिए, ऑब्वियस। अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट केस से कनेक्टेड ही नहीं है तो क्या लेना देना? तो हम क्या बोलते हैं कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट केस से कनेक्टेड होनी चाहिए, गेट बंद कर देना ना, बुक्स ऑफ अकाउंट केस से कनेक्टेड होनी चाहिए। अब ध्यान देना कि बुक्स ऑफ अकाउंट रेलेवेंट जरूर होती है, बट इसके
अलोन नॉट सफिशिएंट, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट के बेस पे आप डिसीजन नहीं दे सकते, नॉट सफिशिएंट। एक और चीज ध्यान रखना, अनबाउंड शीट्स ऑफ पेपर, नॉट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये क्या बोलना चाहता है, ध्यान देना। अब ध्यान देना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होनी चाहिए, प्रॉपर मेंटेन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई आदमी है वो क्या करता है, पर्चियां बना रखी हैं उसने, रोज का हिसाब पर्ची पे लिखता है, लिख रहा है और रख देता है रोज का, वो नहीं, दैट इज अनबाउंड शीट्स। वो नहीं कि भैया आप पर्चियों पे हिसाब चला रहे हो, पर्चियों को ड्रॉर में लिख रख देते हो, उन्हीं में से हिसाब बनाते हो, नहीं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेलेवेंट है, पर बुक्स ऑफ अकाउंट अकेली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पे जजमेंट नहीं देगी कोर्ट, उसके बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं निकाल सकती कोर्ट। ये चीज ध्यान रख लेना कि बुक्स ऑफ अकाउंट रेलेवेंट है बट सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ अकेला सफिशिएंट नहीं है। 28, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। अब आ जाइए सेक्शन 29, ये क्या कहते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड। ये क्या होता है जी, ध्यान रखना, सरकारी कागज, सरकारी कागज जो सरकारी ऑफिसर द्वारा, जो पब्लिक ऑफिसर द्वारा अपनी पब्लिक ड्यूटी में बनाए जाते हैं, वो सब रेलेवेंट होते हैं, वो सब रेलेवेंट होते हैं। बस उसमें हम ये नहीं बोलते कि इसके बेस पे जजमेंट नहीं आ सकती है, ये सब रेलेवेंट होते हैं, ठीक है। ये चाहे, अच्छा ये और ध्यान रख लेना, चाहे तो ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो, कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी हो। सेम चीज पब्लिक रिकॉर्ड के बारे में बोली गई है, चाहे तो डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो। अब आ जाइए, सॉरी अभी अपने इसको रिवाइज कर देंगे, इसमें कुछ इतना ज्यादा बताने लायक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा हूं। 34, 35, अब आ जाइए 30, मैप, सॉरी प्लान, चार्ट। मैप तो आप लोग समझते हो, इंडिया का मैप। प्लान थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि भाई जो नक्शे नहीं बनाए जाते, आर्किटेक्चर नक्शे, ये सब। चार्ट को आप बोल सकते हो जो भी फ्लो चार्ट टाइप चीजें जो है, इकोनॉमिक सर्वे की जो चीजें हैं, ये सब। पर हर मैप, हर प्लान, हर चार्ट रेलेवेंट नहीं होता। ऑब्वियस ये केस से कनेक्टेड होना चाहिए, केस के अंदर जो बातें आ रही है उन पे होना चाहिए, तभी रेलेवेंट होगा। पर हर मैप, हर प्लान, हर चार्ट रेलेवेंट नहीं होगा। ध्यान देना, पूछा जाता है मैप या फिर प्लान मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की परमिशन से छपना चाहिए। मैंने खुद का कोई मैप बना रखा है, वो रेलेवेंट नहीं होगा, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। जो चार्ट है, सॉरी, जो मैप है या फिर चार्ट है, वो जनरली ऑफर्ड फॉर सेल होना चाहिए, जनरली सेल में होना चाहिए, तभी रेलेवेंट होंगे। मैप और प्लान सरकार की अथॉरिटी से बनने चाहिए, मैप और प्लान जनरली सेल में होने चाहिए। अगर वो ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तभी वो रेलेवेंट होंगे, अदरवाइज नहीं। मैंने खुद का कोई भारत का नक्शा बना रखा है, अपने पास रख रखा है, सरकार के बिना परमिशन के छाप रहा हूं, वो नहीं होगा रेलेवेंट। दिस इज सेक्शन 30, आपका उसमें बन जाएगा ये 34, 35, 36 इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आ जाइए बुक्स, सॉरी एक्ट्स या फिर नोटिफिकेशन। ये क्या होते हैं जी, सेक्शन 31 जो है, वो जो आपके अपने जो सेंट्रल एक्ट होते हैं, जो स्टेट के एक्ट होते हैं, नहीं राजस्थान एक्साइज, ये सब जो नोटिफिकेशन जो इश्यू की जाती हैं टाइम टू टाइम सरकारों द्वारा जो ऑफिशियल गैजेट छापे जाते हैं, इनको रेलेवेंट करता है। ये कहता है ये सब रेलेवेंट फैक्ट होते हैं। ऑब्वियस इनके अंदर जो मैटर होना चाहिए, केस से कनेक्टेड होना चाहिए, ये सब रेलेवेंट होते हैं। पर बात है ये कब रेलेवेंट होते हैं, अगर जो क्वेश्चन है वो पब्लिक नेचर का है, कोई पब्लिक मैटर सवालों में चल रहा है, कोई पब्लिक सवालों में कोई पब्लिक मैटर चल रहा है कि भाई मान लीजिए कि भाई इतनी तारीख को कोई एक्ट पास हुआ था कि नहीं हुआ था, मान लीजिए ऐसा हुआ था कि भाई
ये जो सड़क है ये सड़क सरकार की है या नहीं है, उस पे सरकार ने कोई नोटिफिकेशन इश्यू किया हुआ है। जो हाईवे बनाए जा रहे हैं, मान लो कोई हाईवे है, वो हाईवे का नक्शा क्या है, मतलब जो हाईवे है वो कितने कोस्टिंग में बनाया गया, उस चीज को लेकर सरकार ने कोई ऑर्डर इश्यू कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं। तो जो एक्ट होते हैं, सेंटर के एक्ट, स्टेट के एक्ट, नोटिफिकेशन, गैजेट, अगर वो किसी मैटर को लेकर कनेक्ट करते हैं और वो मैटर क्या होना चाहिए, पब्लिक नेचर का होना चाहिए, तब वो रेलेवेंट होंगे। सेक्शन 37 इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 32 लॉ बुक्स। अब ध्यान देना, लॉ बुक्स रेलेवेंट कब होती हैं? अगर कोर्ट को लॉ को लेकर, लॉ ऑफ ए कंट्री को लेकर कोई ओपिनियन है, कोई जानकारी चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन बोल दो, उस केस के अंदर ऐसी कोई भी बुक जिसमें लॉ है ऑफ दैट कंट्री, ऐसी कोई भी बुक जिसमें क्या कहते हैं, रूलिंग्स ऑफ कोर्ट ऑफ सच कंट्री, वो सब रेलेवेंट होती है, वो सब रेलेवेंट होती है। बस कंडीशन ध्यान रखना कि वो जो बुक है वो पब्लिश होनी चाहिए, वो जो बुक है वो प्रिंट होनी चाहिए बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। सेक्शन 32, सेक्शन 38 इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ध्यान दे देना, अब एक बार अपने रिवीजन करेंगे। अब आपको मैं सारा कुछ इसके अंदर बता दूंगा जो भी अपने को जानने लायक है। पहली चीज, सेक्शन 28 से 32 या फिर 34 से 38 इंडियन एविडेंस एक्ट लगते कब है? सिंपल ध्यान रख लेना, ये ना कुछ एक चीजों को रेलेवेंट करते हैं भाई। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए, पब्लिक रिकॉर्ड हो गए, मैप चार्ट हो गए, एक्ट नोटिफिकेशन हो गए, लॉ बुक्स हो गए। कैसे याद करोगे? APPAL। ठीक है, अब ध्यान रखना, सबसे पहले आ जाइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर सिंपल सी बातें हैं। जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाती है ना, खाते की, जो खाते जो होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं अगर वो केस को कनेक्ट कर रहे होते हैं। बट ध्यान रखना, अनबाउंड शीट्स ऑफ पेपर ये रेलेवेंट नहीं होते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकेली सफिशिएंट नहीं होती है किसी भी केस में। जो भी सरकारी कागज होते हैं वो सब रेलेवेंट होते हैं। बस ध्यान रखना, वो सरकारी कागज सरकारी ऑफिसर द्वारा बनाए गए होने चाहिए। जो भी मैप है, प्लान है, चार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बस मैप और प्लान सरकार की परमिशन से छापे होने चाहिए। मैप और चार्ट जो है जनरली ऑफर्ड फॉर सेल होने चाहिए। कोई भी ऐसा एक्ट, सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, सेंट्रल एक्ट मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट, साक्ष्य अधिनियम, ये सब। स्टेट एक्ट मतलब राजस्थान वाले हो गए, नोटिफिकेशन, ये सब रेलेवेंट होते हैं अगर वो किसी पब्लिक नेचर के बारे में कनेक्ट कर रहे हो, केस के अंदर पब्लिक नेचर का सवाल हो, ये सब। कोई भी ऐसी किताब है जिस किताब के अंदर उस कंट्री का कानून है, उस कंट्री की कोर्ट्स के डिसीजन है, रूलिंग मतलब डिसीजन है, ठीक है, डिसीजन भी एक तरह के कानून ही स्टैब्लिश करता है ना, तो वो रेलेवेंट होती है। कब होती है रेलेवेंट? अगर कोर्ट को उस कंट्री के कानून के बारे में पता करना है। तो ध्यान रखना, तो कोर्ट को चाहिए कि यूएस में कोई लॉ क्या है, यूएस के लॉ के बारे में पता करना है, यूएस के लॉ के बारे में पता करना है। तो ये किताब यूएस सरकार की परमिशन से छपनी चाहिए। ये सरकार, ये किताब में यूएस का लॉ होना चाहिए, या फिर ये किताब में यूएस की कोर्ट की रूलिंग होनी चाहिए। ये सब चीजें होनी चाहिए। जिस कंट्री के कानून के बारे में आपको पता करना है, उस कंट्री की सरकार की परमिशन से किताब छपनी चाहिए। उस किताब में उस कंट्री का कानून, या फिर उस किताब में उस कंट्री की ही कोर्ट के डिसीजन होने चाहिए। दिस इज सेक्शन 28 से 32। कोई भी डाउट, कुछ भी प्री में आने लायक डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैप, प्लान, चार्ट वाला बहुत अच्छे से समझ लेना, उसको लेकर आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं, बाकी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी डाउट, कुछ भी? अब आ जाइए, आगे चलते हैं। 28 से 32 हो गया अपना, 28 से 32 अपना ठीक है, हो गया। अब आ जाइए अपने आगे की कहानी पे। इसके बाद अपना एक क्वेश्चन है जो एक्चुअली में बहुत अलग सा पॉइंट है। क्वेश्चन लिख देता हूं पहले।
ये आता कैसे है पहले ये देख लेंगे। पहले अपने आपको क्वेश्चन लिख देता हूं। अगर जो स्टेटमेंट है जो एज एन एविडेंस कोर्ट में आ रही है, वो स्टेटमेंट किसी किताब, किसी लेटर, किसी बुक, किसी डॉक्यूमेंट का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी किताब में मैंने ये बात लिखी है कि भैया इस सरकार ने जो किताबें छापी हैं, मतलब जो ये नया और पुराने कानून वाला पंगा किया है, वो बहुत गलत किया है। ये मैंने किसी किताब में बात लिखी है। किताब में तो और भी बहुत बातें लिखी हुई है, उससे पहले, उसके बाद में, और ये सब मैंने क्या लिखा कि भाई जो ये नए पुराने कानून वाला आपने सिस्टम किया, बहुत गलत किया है, बच्चों के लिए दिक्कत करती है। और उसमें पहले आगे सब जगह और भी बातें लिखी हुई हैं। अब मेरे ऊपर केस हो जाता है कि अरे यार तुम सरकार के बारे में ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये वो। अब मेरी इस स्टेटमेंट को एज एन एविडेंस पेश किया जाता है। तो कहानी ये पूछी जाती है आपसे कि अगर कोई भी स्टेटमेंट जो एज एन एविडेंस आ रही है और वो स्टेटमेंट किसी बुक, लेटर, डॉक्यूमेंट, किताब, किसी भी ऐसी चीज का पार्ट है, तो क्या कोर्ट उस जो पर्टिकुलर, मान लो मैंने तो ये स्टेटमेंट कोट की थी, क्या कोर्ट इस स्टेटमेंट के अलावा भी कोई चीज को कंसीडर कर सकती है? मतलब कि उस बुक, उस लेटर, डॉक्यूमेंट, पेपर, और ये पेपर, इस स्टेटमेंट के अलावा भी किसी चीज को कंसीडर कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। पहली बात ध्यान देना, अगर स्टेटमेंट किसी किताब, किसी लेटर, किसी डॉक्यूमेंट का पार्ट है और वो स्टेटमेंट एज एन एविडेंस कोर्ट में आती है, तो क्या कोर्ट उस स्टेटमेंट के अलावा भी किसी चीज को, किसी उस किताब के या उस लेटर के किसी पार्ट को कंसीडर कर सकती है? कंसीडर कर सकती है, यस। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर स्टेटमेंट एविडेंस है, स्टेटमेंट जो है किसी किताब, लेटर या पेपर या डॉक्यूमेंट का पार्ट है, तो कोर्ट क्या स्टेटमेंट के अलावा भी कंसीडर कर सकती है? यस, कोर्ट जो है अदर पार्ट को कंसीडर कर सकती है, कर सकती है। अब बात आती है कितना, जितना जरूरी है टू अंडरस्टैंड नेचर, इफेक्ट, सर्कमस्टेंसेस। तीनों चीजें नेचर समझने के लिए कि भाई एग्जैक्टली में ये बात कैसे, किस वे में बोली गई है। इफेक्ट, इस बात का जो एग्जैक्ट इफेक्ट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, मतलब क्या निकल रहा है। कहीं ये ना हो कि अगर आप इस स्टेटमेंट को सिर्फ 2 लाइनों को पढ़ो तो अलग मतलब है, उन आगे पीछे की बातों से कनेक्ट करके पढ़ो तो और मतलब हो सकता है। सर्कमस्टेंसेस मतलब उस समय टॉपिक क्या चल रहा था। तो यहां पर ध्यान देना, इसको इस तरह से पढ़ना, सेक्शन 33, सेक्शन 39 इंडियन एविडेंस एक्ट, इस तरह से पढ़ना आप। सिंपल ध्यान रख लेना कि भैया सेक्शन 33 ये बोलता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट किसी किताब, किसी डॉक्यूमेंट, किसी लेटर, किसी पेपर का पार्ट है, तो कोर्ट जो है ना उस किताब को या डॉक्यूमेंट को भी कंसीडर कर सकती है। किस लिए? टू अंडरस्टैंड नेचर, इफेक्ट, सर्कमस्टेंसेस ऑफ स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट है, प्री में कई बार आया हुआ है। कोई भी डाउट कुछ भी, सेक्शन 33। समझ आ रहा है ना? देखो ऐसा है यार, ज्यादा तेज भागने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर अपने बहुत ज्यादा तेज भागेंगे, दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखो ऐसा है, सिंपल सी चीज है, अपने अभी बात कर रहे हैं, मैंने एक बात बोल दी कि भैया ऐसा है, ये जो कोर्ट ने, ये जो सरकारों ने जो नए कानून वाला है पंगा कर दिया, ने गलत किया। या तो ये नए कानून को लाते तो बहुत अच्छे से लाते कि कानून के अंदर कुछ नई चीजें होती, तो अपने मानते कि हाँ यार नए कानून अच्छे किए हैं। नए कानून, नए और पुराने जब है ही सेम, तो किस बात के लिए नए इंट्रोड्यूस किए? फालतू के अंदर आप लोगों ने चीजें कॉम्प्लिकेट कर दी हैं। कोर्ट के लिए भी चीजें कॉम्प्लिकेट कर दी हैं, पढ़ने वालों के लिए, लॉ वालों के लिए, सबके लिए कॉम्प्लिकेट कर दी है। तो मैंने ऐसी 2 लाइनों में लिख दिया, एक मैंने कोई किताब छापी, ठीक है, हालांकि हालात तो नहीं है छपने के, तो मैंने ऐसी कोई किताब छाप दी जिसमें मैंने लिख दिया कि भैया
जो सरकार है ना, इसने जो नए कानून और पुराने कानून वाला जो किया है वो अच्छा नहीं किया है, सरकार की कोई सोच अच्छी नहीं है, मैंने ऐसे लिख लिया, बात खत्म। वो 2 लाइनें थी, उन 2 लाइनों पे मेरे ऊपर केस हो गया कि तुम सरकार के खिलाफ ऐसी बातें बोलते हो। अब बात उठती है, भाई मैंने कोर्ट में ये बोला कि साहब मैंने पूरी किताब छापी है जिसमें मैंने 100 पन्ने लिखे हैं, आप उसमें पूरी बातें तो पढ़ो, मैंने जो लिखा है वो किस कंटेक्स्ट में लिखा है। तो बात ये उठती है कि क्या कोर्ट उन 2 लाइनों के अलावा भी कंसीडर कर सकती है क्या? जो स्टेटमेंट है वो जिस किताब में लिखा गया है उसके अलावा भी, उस लाइनों के अलावा भी चीजों को कंसीडर कर सकती है? कर सकती है। उस किताब को देख सकती है, किस लिए? टू अंडरस्टैंड नेचर, इफेक्ट, सर्कमस्टेंसेस। नेचर, इफेक्ट या सर्कमस्टेंसेस को समझने के लिए कि ये बात जो बोली गई इसका एग्जैक्ट नेचर क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, इसकी सिचुएशन क्या है, ये चीजें। दिस इज सेक्शन 20 आपका हो, सॉरी सेक्शन 33। ठीक है, तो इस केस में क्या बना कि अगर स्टेटमेंट जो है किसी किताब का पार्ट है तो वो किताब भी रेलेवेंट फैक्ट होती है, वो किताब भी रेलेवेंट फैक्ट होती है। यस, चलें आगे। अब आ जाइए आप जजमेंट। पहले एक चीज समझ लेना, एक होती है जजमेंट इन रेम, एक होता है जजमेंट इन पर्सन। ये क्या चीजें हैं? जजमेंट इन रेम का मतलब होता है जजमेंट अगेंस्ट वर्ल्ड। ये क्या होता है? जजमेंट अगेंस्ट पार्टीज। जनरली कोई भी जजमेंट होगी ना वो सिर्फ पार्टीज पे बाइंडिंग होगी। फॉर एग्जांपल ए वर्सेस बी का केस है, इसमें जो भी जजमेंट आ जाए, कुछ भी जजमेंट आ जाए, वो पार्टी पे बाइंडिंग होगी और किसी पे नहीं। ए और बी पर ही होगी और किसी पर भी नहीं होगी। सी है उस पर नहीं होगी, चाहे सी का उस केस से कोई भी लेना देना था, नहीं होगी। केस के अंदर जो पार्टीज है ना उन्हीं पे जजमेंट बाइंडिंग होती है और किसी पे नहीं होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि जनरली जो जजमेंट होती है ना वो जजमेंट इन पर्सोनम होती है, कि जजमेंट सिर्फ पार्टीज पे बाइंडिंग होती है। तो इन पर्सोनम मैं ये बोल सकता हूं बाइंडिंग ऑन पार्टीज। बाइंडिंग ऑन ऑल मतलब पार्टीज के अलावा भी सब पे बाइंडिंग होती है। जजमेंट 2 तरह की होती है, जजमेंट इन रेम, जजमेंट इन पर्सोनम। पहला क्वेश्चन ये ध्यान रख लेना, जजमेंट 2 तरह की होती है, जजमेंट इन रेम, जजमेंट इन पर्सोनम। जजमेंट इन रेम का मतलब होता है वो जजमेंट जो पूरे विश्व के खिलाफ होगी, मतलब वो सभी पे बाइंडिंग होगी। पार्टीज चाहे केस के अंदर 2 थी पर वो जजमेंट सभी पे बाइंडिंग होगी, ऐसा होता है। एक अपवाद है, मात्र एक अपवाद है, बाकी सारी जजमेंट इन पर्सोनम है। बाकी सारी जजमेंट क्या है? इन पर्सोनम है। अब अपने आते हैं टॉपिक पे। सेक्शन 34 से 38 सही है, ठीक है। 34 से 38 ये है क्या, पहले ध्यान दे देना। सेक्शन 34 कब जजमेंट? रेस जुडिकाटा। सेक्शन 35 जजमेंट इन रेम। सेक्शन 36 जजमेंट ऑफ पब्लिक नेचर। सेक्शन 37 अगर जजमेंट खुद में ही केस में इशू है, फैक्ट इन इशू है या फिर रेलेवेंट फैक्ट है। सेक्शन 38 सॉरी फ्रॉड कोल्यूशन। 34 35 36 37 38। सेक्शन 40, सेक्शन 41, सेक्शन 42, सेक्शन 43, सेक्शन 44। अब आ जाइए, सबसे पहले आप आ जाइए सेक्शन 34 पे। सेक्शन 34 कहता है, हाँ जजमेंट का इफेक्ट सभी पे होगा, यस। सेक्शन 34 क्या बोलता है? वो ये कहता है कि भाई ऐसी कोई भी जजमेंट जो कोर्ट को ये बोल
ये मोटिव है कि यार बी के फेवर में आ गया, इनको गुस्सा आ गया, ये ने कहा इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मर्डर कर दी। तो ये क्या है, जजमेंट खुद में रेलेवेंट है, जजमेंट खुद में रेलेवेंट फैक्टर, मोटिव बता रही है जजमेंट, ये जजमेंट यहाँ रेलेवेंट है। अदरवाइज जजमेंट रेलेवेंट नहीं होती। वैसे तो जजमेंट सेक्शन या तो मान लो 34 में रेलेवेंट हो जाती है, या जजमेंट सेक्शन 35 में या 36, 34, 35, 36 में ही जनरली रेलेवेंट होती है, उसके अलावा रेलेवेंट नहीं होगी। जजमेंट या तो रेस जुडिकाटा वाला कंसेप्ट लगे, मतलब कोर्ट ट्राई कर सकती है नहीं कर सकती उस चीज को लेकर हो, जजमेंट या तो जजमेंट इन रेम हो, इंसॉल्वेंसी प्रोबेट, जजमेंट पब्लिक नेचर पे हो कि भैया सड़क आपकी है, सड़क पब्लिक की है, पब्लिक राइट है नहीं है, या फिर जजमेंट खुद में फैक्टिंग इशू। फैक्टिंग इशू मतलब वो केस के अंदर ही क्वेश्चन उठता है कि क्या ये बंदा पहले सजा हुई है इसको, क्या इसकी पहले कभी प्रीवियस कन्विक्टेड है, फैक्टिंग इशू है कि क्या ये पहले कभी प्रीवियसली कन्विक्टेड है, फैक्टिंग इशू, वहां जजमेंट रेलेवेंट है, वहां जजमेंट रेलेवेंट है। तो या तो जजमेंट खुद में फैक्टिंग इशू हो या रेलेवेंट फैक्टर, अदरवाइज जजमेंट रेलेवेंट नहीं होती। सेक्शन 43 इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आ जाइए आप सेक्शन 38 जो ये बोलता है, सेक्शन 38 जो फाइनली ये बोलता है कि भैया कोई भी ऐसी जजमेंट है चाहे वो रेलेवेंट है तब भी पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो ये कह सकते हैं कि सर जजमेंट फ्रॉड से ली गई है, जजमेंट किसी ना किसी मिली भगत से ली गई, कॉल्यूजन मतलब पार्टीज की मिली भगत, या फिर जजमेंट ऐसी किसी कोर्ट द्वारा की गई थी जो नॉट कॉम्पिटेंट। ये क्या कहना चाहता है, अब ध्यान देना, अभी तक तो मैंने आपको मोटा मोटी तौर पर चीजें लिखी हैं, अब ध्यान देना, अब चीजों को लेकर ध्यान देना। जनरली क्या जजमेंट रेलेवेंट होती है सिर्फ पार्टीज के बीच में। ए वर्सेस बी का अगर केस हुआ है तो कोई भी इस केस में जजमेंट आई है तो वो ए और बी पर ही बाइंडिंग होगी। जनरली जजमेंट इन पर्सोनम होती है, एक बात। दूसरी बात, ए और बी के बीच में आई हुई जजमेंट किसी और केस में रेलेवेंट नहीं होगी। जनरली हम क्या बोलते हैं कि कोई भी जजमेंट जो पार्टीज के अंदर है वो उन पार्टीज पर ही लगेगी, पार्टीज में ही रेलेवेंट होगी। और अगर केस 1 जो ए वर्सेस बी में था फिर होता है केस 2, हालांकि ए वर्सेस बी में था नहीं, यहाँ की जजमेंट यहीं पर रह जाएगी, वो हर केस में नहीं ला सकते हो, हर केस में जनरल कंसेप्ट ये है, बट कई जगह जजमेंट रेलेवेंट होती है। कैसे, सेक्शन 34 अगर जजमेंट कोर्ट को बताती है कि आप किसी केस को ट्रायल नहीं कर सकते हो, या फिर बोले जजमेंट एज ए रेस जुडिकाटा यूज होती है कि भैया आप ट्रायल नहीं कर सकते हो, क्यों, ये केस पहले ट्रायल हो चुका है, केस 1 ट्रायल हो चुका है, जजमेंट आ चुकी है, केस 2 सेम केस सेम फैक्ट सेम मामला, तब वहां पर ये रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोर्ट को बोलेगा भैया ये पहले डिसाइड हो गया है मामला। सेक्शन 34 35 जजमेंट इन रेम, वो क्या है कि भाई अगर जजमेंट इंसॉल्वेंसी प्रोबेट मैट्रिमोनियल एडमिरल्टी इस ज्यूरिसडिक्शन का है और किसी को कोई कैरेक्टर दे रहा है या उसको कोई चीज दे रहा है तब रेलेवेंट हो। 36 अगर जजमेंट जो है किसी पब्लिक नेचर की है, जजमेंट जो है ये डिक्लेयर कर रही है कि किसी का कोई पब्लिक राइट बनता है, ये सड़क पब्लिक की है, ये सड़क के लिए ये पब्लिक राइट कस्टम ऐसा कुछ भी है, वो जजमेंट रेलेवेंट। 34 35 36 ज्यादातर यही जजमेंट होती है जब रेलेवेंट होती है। इसके अलावा जजमेंट कभी केस में रेलेवेंट नहीं होती है, कोई भी केस कोर्ट की जजमेंट होती है। पर नंबर 1 अगर जजमेंट फैक्टिंग इशू या रेलेवेंट फैक्ट मोटिव बता रही हो, जजमेंट को इशू आ गई, फॉर एग्जांपल केस में ये इशू आ गया कि भैया ये पहले कन्विक्टेड है क्या, ए वर्सेस बी केस चल रहा था कि ये बी पहले कन्विक्टेड है क्या, हाँ सर कन्विक्टेड है, किस कोर्ट में, सर यहाँ हुआ था, वहां ये जजमेंट रेलेवेंट हो जाएगी। 37 और 38 जो ये कहता है कि वो हालांकि जजमेंट रेलेवेंट है, कोई भी सेक्शन उठा लो आप 34 35 36 37 में जजमेंट रेलेवेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके खिलाफ कोई चीज नहीं ला सकते हो, ला सकते हो। आप ये फैक्ट ला सकते हो कि सर जजमेंट धोखे से ली गई है, आप ये फैक्ट ला सकते हो कि सर पार्टीज मिली हुई थी, कोल्यूशन मतलब मिली हुई थी, ये जो ए और बी में जजमेंट हुआ है ना, इन्होंने पहले मिलकर केस किया है और केस को इस हिसाब से चलाया है कि जजमेंट आए और ए के फेवर में, ऐसी कोई कोल्यूशन। तीसरा कि सर जजमेंट ऐसी कोर्ट द्वारा दिया गया जो कॉम्पिटेंट ही नहीं थी, कॉम्पिटेंट नहीं थी मतलब जजमेंट किसी काम की नहीं। तो 38 ये कहता है जस्ट बिकॉज कोई जजमेंट रेलेवेंट है इसका मतलब नहीं है कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं आएगा, आ सकता है पार्टी के प्रूव कर सकती है कि फ्रॉड कोल्यूशन या जजमेंट हैज बीन गिवन बाय कोर्ट
which is not of competent jurisdiction. Yes, अब कोई भी डाउट कुछ भी, कोई भी डाउट कुछ भी। आ गया? यस, अब बताइए और क्या डाउट है? ठीक है, अब अपने 38 तक हो गया है, मतलब मोटा मोटी 38 तक अपने खत्म कर चुके हैं। अब इसके बाद अपने आगे की क्लास जो है, मतलब अल्टरनेट डेज में जो भी आएगा, कल तो अपने रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है कि भाई आप लोगों के लिए एक साथ इतना कुछ करना, चीजें थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप लोगों को आदत पड़ जाएगी। 2-4 दिन की बात है, फिर आप लोग 3-3 घंटे में भी फ्लो में आ जाओगे, फिर आप तब उसकी क्लास कर लेंगे। ओके, तो अपने क्लास खत्म करते हैं। कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो आप पूछ लेना। नहीं, जजमेंट इररेलेवेंट नहीं है। 38 ये कह रहा है कि जजमेंट रेलेवेंट है। 38 इज डिफरेंट कंसेप्ट। वो कह रहा है, 38 ये कह रहा है कि अगर जजमेंट रेलेवेंट है अंडर सेक्शन 34 टू 37, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं ला सकते हो, ला सकते हो। आप फिर भी ये बोल सकते हो कि सर जजमेंट फ्रॉड से ली गई है, कोल्यूजन से ली गई है। 38 ये बोलता है। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है बता देता हूँ। जजमेंट दो तरह की होती है, क्या क्या? जजमेंट इन रेम, पर्सोना। तो जजमेंट कितने तरह की होती है? दो। जजमेंट इन रेम का मतलब क्या होता है? जजमेंट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। पर्सोनम का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ पार्टीज पे बाइंडिंग होती है। जनरली जजमेंट किस पे बाइंडिंग होती है? सिर्फ पार्टीज पे। जनरली जजमेंट किसी और केस में यूज हो सकती है? नहीं हो सकती। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब जजमेंट, एक केस के अंदर जजमेंट किसी दूसरे केस में यूज हो सकती है? 34, 35, 36, 37। 34, अगर जजमेंट ऐसी है जो कोर्ट को बोल रही है आप केस को ट्रायल नहीं कर सकते। 35, अगर जजमेंट जो है किसी को कोई लीगल कैरेक्टर दे रही है। लीगल कैरेक्टर मतलब डिक्लेयर कर रही है कि आप पति हो, पत्नी हो, आप दिवालिया घोषित किए जाते हो, आपको कोई कैरेक्टर भी होता है, लीगल कैरेक्टर, कोई टाइटल दे रहा है। 36, जजमेंट जो है किसी पब्लिक नेचर पे है, चाहे पहले किसी कोर्ट ने दी हुई थी जजमेंट, वो फिर भी रेलेवेंट होती है। या फिर जजमेंट खुद में ही फैक्ट इन इशू है केस में। फॉर एग्जांपल, बंदा पहले कभी कन्विक्ट हुआ है, ये मामला है, अब वो पहले कन्विक्ट तो किसी और कोर्ट ने किया होगा, इस कोर्ट की जजमेंट यहाँ रेलेवेंट होगी। 37, 38 कहता है कि जस्ट बिकॉज कोई जजमेंट 34, 35, 36, 37 में रेलेवेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी उसके खिलाफ एविडेंस नहीं ला सकती। ला सकते हो, आप ला सकते हो कि वो फ्रॉड, कोल्यूजन, या फिर जजमेंट हैज बीन गिवन बाय कोर्ट नॉट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। 36 पब्लिक नेचर। 37 ये बोल, हाँ ठीक है, 36 ये बोलता है जजमेंट अगर पब्लिक नेचर है। पब्लिक नेचर मतलब कि भाई क्वेश्चन उठता है कि ये सड़क किसकी है, पब्लिक की है या प्राइवेट है। फॉर एग्जांपल, ये उठता है कि यार ये जमीन है, ये जमीन किसी पर्सनल बंदे की है, सरकार की है। ऐसी कोई जजमेंट आई हुई है जो ये बोल रही है कि ये जमीन सरकार की है। ऐसी कोई जजमेंट आई हुई है जो ये बोल रही है कि ये जो मान लो सरकार जो जमीन है, ये जो जगह है, ये जो सड़क है, ये पब्लिक रोड है। तो ये क्या है? जजमेंट ऑफ पब्लिक नेचर है। ऐसी कोई जजमेंट आई हुई है जो बोल रही है कि एक पर्टिकुलर राइट है किसी का, राइट मतलब ये जो कस्टम वाली जो चीजें होती हैं, उन पे जो जजमेंट होती है वो किसमें रेलेवेंट होती है? 36 में। 36 में। जनरली जजमेंट कभी रेलेवेंट नहीं होती है एक्सेप्ट 34, 35, 36, 37। जनरल रूल क्या है? जजमेंट रेलेवेंट नहीं होता है। जनरल रूल ये है कि जजमेंट रेलेवेंट नहीं होता। एक केस का जजमेंट उसी केस में रहता है, दूसरे केस में कभी यूज नहीं होता एक्सेप्ट 34, 35, 36, 37। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने क्लास को खत्म करो। कल से अपने कोशिश करेंगे, उन्हें आईपीसी के हिसाब से भी करने हैं और बीएनएस के हिसाब से भी करने हैं, दोनों के हिसाब से करने हैं।
IPCB और BNSP दोनों। BNSS और BNS, ठीक है, हो जाएगा। देखो ऐसा है, हाँ अभी भेज दूंगा मैं। ठीक है, एक और चीज यार, प्लीज कोई भी कुछ भी आपको पूछना है तो मुझे अभी प्लीज कॉल कर लो। अभी इतना समय नहीं होता कि आप लोग को व्हाट्सएप पे जवाब दे सके, क्योंकि ऐसा होता है भाई, सुबह उठते हैं, छत्तीसगढ़ की क्लास करते हैं तो उसका थोड़ा देखना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद अब वाली आपकी क्लास करनी पड़ती है, उसके बाद टेस्ट का देखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो बनवानी है जो चीजें, उनको मटेरियल देना पड़ता है कि ये बना दो वो बना दो, ये सब चीजें हैं। ठीक है, एक चीज। और दूसरी बात, कुछ कल से अपनी क्लास जो है आपकी यूट्यूब पे करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने ऐसा देखा है कि आप लोगों के लिए मतलब जो ये इंटरनेट वाला जो इश्यू है ना वो नहीं आता, यूट्यूब बफरिंग के अंदर कम वो लेता है। ठीक है, हमारे पास रिकॉर्डेड मटेरियल नहीं बनेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो कल से अपने क्लास यूट्यूब पे करेंगे। ठीक है, चलो भाई अब क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू, कोई डाउट रहे कुछ भी रहे तो पूछ लेना।